अस्सलाम वालेकुम। आज की जो टॉपिक है अंडर डिस्कशन वो है हाउ टू मेक अ कवर लेटर, हाउ टू मेक अ रिज्यूमे एंड मोर इम्पोर्टेंटली अंडरस्टैंडिंग द पाकिस्तानी जॉब एनवायरनमेंट। क्योंकि व्हेन यू गेट डाउन टू इट, मेरा जो कोर्स है टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज मोर एक sorry about that. Technology entrepreneurship is more of a backup course than it is because not everybody who graduates wants to start their own business. So instead of that, when we talk about technology entrepreneurship, it's only just something which matters in case of having no job at all. या अगर आपके पास कोई बहुत ही killer idea है, if you think of starting your own startup without having a clear idea what you want to do, why you want to do it, it's not going to work out. Most students prefer having jobs instead, but the Pakistani job market is very I would say crowded कि जो हमारे एक तो यूनिवर्सिटीज कम है, लेकिन इवन दो कि कम यूनिवर्सिटीज हैं और ग्रेजुएट्स जो निकल रहे हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज जिनकी इतनी पॉपुलेशन है, हमारे जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं, दे आर नॉट कीपिंग अप विद द पेस ऑफ ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स. तो व्हेन यू गो आउट इनटू द जॉब मार्केट, अब एक अगर कोई जॉब एडवर्टाइज होती है, यू वाइंड अप सीइंग hundreds of people applying for them, especially with good companies. अगर आप PNG, Telenor उन सब कंपनीज को देखते हैं तो वो एक तो जियोग्राफिक स्पेसिफिक होती हैं कि जी इस्लामाबाद में है या लाहौर में है या जो भी है, जो जहाँ पे कंपनी का हेडक्वार्टर है. तो कराची के अंदर ये होता है कि यूर कम्पीटिंग विद ऑल ऑफ कराची एज वेल एज एवरीवन फ्रॉम अब्रॉड. यानी लाहौर, इस्लामाबाद, इधर के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कराची में अप्लाई कर रहे हैं और कराची की अपनी आबादी अप्लाई कर रही है. So unless you guys are willing to move to say Islamabad या Lahore या somewhere else, so you're going to be competing in a very crowded market. So when we talk about building building your online profile, और हम लोगों ने LinkedIn के ऊपर बात की थी, we did not get a chance to talk about building your resume, building your cover letter. What are the difference between the two things? Resume, CV के दरमियान क्या फर्क है? आज हम उनकी बात करेंगे. So just keep in mind when we start off with talking about students, एक student का question आया था about skills and not being sure which ones are important. Just keep in mind, as students, when you graduate and go out for your first job, तो आपकी दो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं आफ्टर योर यूनिवर्सिटी एंड वो सारी जो चीजें होती हैं. आपके रिज्यूमे में जो भी HR का बंदा होता है वो दो चीजें ढूंढ रहा होता है. एक वो ये ढूंढ रहा होता है टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली FYP, कि आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो क्या था, किस टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने काम किया, किस तरह का आपका रिस्पॉन्स मिला, हाउ गुड वॉज योर FYP. तो आपको अपना FYP प्रमोट करना आना चाहिए. क्या उसकी खास बात थी, क्या आपका आउटकम था. से यू वन एन अवार्ड फॉर इट, से यू वर्क ऑन अ किलर टेक्नोलॉजी, कोई बिल्कुल नई चीज आई थी उसके ऊपर आपने काम किया था. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इट, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू हाईलाइट वेरी प्रोमिनेंटली is your FYP. The second thing that matters a lot are your projects and your internships. So when you create your resume, especially when you're जो ये लिखा हुआ है ना जैसे how to make a resume with no experience, when you are graduating and going out into the job market, more often than not you've just got one internship in your belt. आपने कोई एक internship की होती है, ज्यादा से ज्यादा कोई स्टूडेंट हुआ तो उसने एक दो कहीं एक्सपीरियंस हासिल किया था which may not directly be related to the job you're applying for. समझे, आपने जॉब की भी थी फूड पैंडा के साथ या कहीं आप वो कर रहे थे, क्या कहते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे थे, समथिंग लाइक दैट. तो इट्स वेरी अनलाइकली कि आप जो है कोई 5-6 साल के एक्सपीरियंस के साथ ग्रेजुएट हो रहे हैं. तो जब आप ग्रेजुएट होते हैं तो आपके पास सेलिंग पॉइंट क्या होते हैं, तो उसकी फिर बात करते हैं. तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन बेसिकली कन्विंस अदर पीपल टू टेक अ चांस ऑन यू एज अ कैंडिडेट. तो उसके अंदर क्या होता है, आपका जब रिज्यूमे वो उठाएंगे उसके अंदर क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या उसके अंदर लिखा होना चाहिए, हम उसकी बात करेंगे. तो बिफोर वी बिगिन टॉकिंग अबाउट दिस specific resume, I wanted to talk about what are the things that are necessary for you to have when you go out job hunting. ठीक है, तो ये things that you need for jobs basically. तो पहली चीज क्या होती है, you all should have a very solid resume या CV. तो resume और CV में फर्क क्या होता है. resume जो होता है that is a detailed document जिसके अंदर आपके experiences, उनके timelines, उनके अंदर आपने क्या क्या accomplish किया, ये सारी चीजें लिखी होती हैं. और CV क्या होता है, CV जो उसका जो करिकुलम विटाए कहलाता है, दैट इज अ कंडेंस्ड डॉक्यूमेंट. एक पेज से ज्यादा, सर आप लोगों की जो इनिशियल CV जो रेज्यूमे है वो भी एक पेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. तो CV क्या होता है, वो कंडेंस्ड डॉक्यूमेंट होता है. अब समझे मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस हो रहा है,
तो मेरी जो है रिज्यूमे वो तकरीबन 3-4 पेजेस की होगी, मगर मेरी ब्लेस यू, हाँ ब्लेस मी एक्चुअली, हाँ जो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये जो सीवी होती है ये 1 या 2 पेजेस की होगी। तो वही जो रिज्यूमे उसको जब श्रिंक कर देते हैं तो वो सीवी कहलाता है, करिकुलम विटाए। इसके अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, तो रेज्यूमे जो है वो आपका व्हेन यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट, इवन अप टू द पॉइंट कि आपके 3 साल का एक्सपीरियंस हो, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस, आपकी पूरी रिज्यूमे जो है वो 1 पेज पे आनी चाहिए। इट शुड बी अ 1 पेज लॉन्ग डॉक्यूमेंट, ना उससे ज्यादा हो ना उससे कम हो। तो मेक श्योर के आपकी जो रिज्यूमे हो इट कवर्स एन एंटायर पेज, एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू गाइस नीड। तो पहली चीज जो आप लोगों को चाहिए, इवन बिफोर यू ग्रेजुएट यू शुड हैव अ सॉलिड रेज्यूमे। तो आपको रेज्यूमे बनानी होगी। दूसरी चीज जो बहुत मैटर करती है, जिसको लोग बहुत हल्का लेते हैं, वो होता है कवर लेटर। अब कवर लेटर का लोग आर्ग्यू करते हैं कि जी कवर लेटर का जमाना नहीं है, कोई अटैचमेंट या उसकी जो है, अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं जो अच्छी कंपनी है, वहां पे कवर लेटर मैटर करता है, क्योंकि उनके पास इतनी रिज्यूमे आ रही होती हैं जो अच्छे कैंडिडेट्स की होती हैं। तो हाउ डू यू गेट एज अप कंपेयर टू अ कैंडिडेट? समझे, पेपर के ऊपर जैसे रिज्यूमे पे आप और एक और कोई कॉलीग आपका इकरा यूनिवर्सिटी से या कहीं से या इवन आईबीए से, पेपर पे आप दोनों बड़े जबरदस्त लग रहे हैं। अब उनके पास क्या ऑप्शन है आप दोनों में से चूज करने के लिए कि यार इंटरव्यू में किसको बुलाना है। तो आती है सेकंड चीज जो होती है कवर लेटर। कवर लेटर तो जरूरी नहीं है कि ये एक अलग से एक डॉक्यूमेंट हो। कवर लेटर आपके ईमेल के बॉडी में भी हो सकता है। तो जैसे अगर आप कोई ईमेल लिखते हैं, यू अप्लाई फॉर अ पोजीशन, तो उसके अंदर यू कैन एक तो अटैच कर देते हैं अपनी रिज्यूमे, ठीक है। तो रिज्यूमे का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? योर रिज्यूमे फॉर्मेट की जो जैसे फाइल नेम होता है वो होना चाहिए आपका नाम, क्या चीज है और किस पोजीशन के लिए। तो मेरी रिज्यूमे जो है वो इस तरह से होती है। तो अगर मैं कहीं अप्लाई करूंगा तो मेरी रिज्यूमे जब किसी एचआर मैनेजर के पास जाएगी तो वो जब सेव करेगा तो मेरा नाम, रिज्यूमे और किस पोजीशन के लिए मैंने अप्लाई किया, ताकि उसको ढूंढने में आसानी हो। अगर कल वो अपने कंप्यूटर पे उसका बॉस कहता है यार मुझे मार्केटिंग मैनेजर की जो रिज्यूमेज आई उनकी प्रिंट आउट दो, तो माई रिज्यूमे शोज अप एज द मोस्ट प्रोफेशनल वन as the way I submitted. So the same thing applies here as well. So when you look at cover letters या आप उनको डॉक्यूमेंट फॉर्म में अटैच कर सकते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। कवर लेटर में यू एक्सप्लेन योर रीजन फॉर बीइंग अ कैंडिडेट, ठीक है। उसके अंदर फिर हम आगे जाके बात करेंगे कि कवर लेटर डिजाइन कैसे होता है। लेकिन करना क्या होता है, आपको एक पेज के अंदर एक कहानी देनी होती है कि आप जो है आपने कहाँ से वो पोजीशन देखी, कहाँ पे आपको वो एड नजर आया, कोई आपका कनेक्शन है या कोई रेफरल है। समझिए आपके कोई मामू है जिन्होंने कहा है कि किसी को ईमेल भेजें, तो आप जब ईमेल उनको भेजेंगे आप कहेंगे कि जी मिस्टर अबरार ने मुझे कहा था कि आपको कांटेक्ट करूं। अब जब उनको ईमेल में नजर आ जाएगा कि जी अबरार साहब ने रिकमेंडेशन दी है, तो ही विल फॉरवर्ड इट टू हिज एचआर, और वो फिर एचआर को होगा यार पता नहीं कहीं ऊपर से पौआ लगा है, फिर कोई इंपॉर्टेंट बच्चा है इसको बुलाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं, ऑप्टिक्स इसकी जो है वो बहुत मैटर करती है। एक दफा मेरा इंटरव्यू हो गया था विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड की जो कंट्री मैनेजर है यहाँ पे, ओनली बिकॉज कि ही मिसअंडरस्टूड। मैंने एक ईमेल उनको भेजी थी रेफरिंग एन अदर पर्सन, ही थॉट आई वाज द कनेक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। अब आप, मेरी किस्मत ऐसी थी कि जब मैं इंटरव्यू के अंदर बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा कि हाँ यार ये उनका लड़का उन्होंने भिजवाया। अब मेरी शक्ल अजीब सी हो गई, मैंने कहा यार ये तो मैं जानता भी नहीं इन साहब को, ये पता नहीं क्या समझ के बैठे हुए। बट आई डेंट नेगेट इट, आई वेंट थ्रू विद द मीटिंग, एंड क्योंकि मैं अपना वो स्टार्टअप उनको पिच कर रहा था, तो ही हेल्प मी आउट विद एडवाइस एंड एवरीथिंग। बट द थिंग वाज के कनेक्शंस मेक इट डिफरेंस। अगर ईमेल के अंदर उनको कहीं नाम लिखा हुआ नजर आ जाता है किसी का या कोई रेफरेंस होती है, तो फिर आपको एज अ कैंडिडेट ज्यादा सीरियसली लेते हैं। So the second thing that you guys need to make is a very good cover letter. Cover letter का फिर format हम discuss करेंगे and then you guys can work on that. The third thing that is very important is having, as I mentioned, a LinkedIn profile. This is normally better for people who are applying for international या वैसे roles. तो अगर आपका career aspiration ये है कि आप किसी अच्छी कंपनी के साथ डॉलरों में कमाना चाहते हैं, कोई दुबई या कतर या कहीं और निकलना चाहते हैं, उसके लिए आपका एक ऑनलाइन प्रोफाइल होना सबसे जरूरी है। अब वो आप फाइवर पे बनाए, फ्रीलांसर पे बनाए, उसकी रीच लिमिटेड होती है। लिंक्डइन के ऊपर आपको एचआर मैनेजर्स वगैरह उन सब के कॉन्टैक्ट्स और वो थे। एंड आगे हम जाके देखेंगे कि जॉब हंटिंग में भी लिंक्डइन कितना
सहूलतमंद है, how many benefits you can have searching for jobs on LinkedIn as compared to other websites, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो recapping this part of the conversation, what are the things that you need for jobs? You need a resume, you need a cover letter, and you need a LinkedIn profile. So by the time you graduate, आप लोगों के पास ये तीनों चीजें एक ड्राफ्ट बना हुआ। ये याद रखें कि हर कंपनी में अप्लाई करने के लिए आपको अपनी रेज्यूमे और कवर लेटर को ट्वीक करना पड़ता है। ये नहीं कह सकते आप कि जी मैंने एक रेज्यूमे बना दिया, हर जगह मैं यही भेज दूंगा, क्योंकि क्या होगा, अगर समझे आप अप्लाई करते हैं पीएनजी के लिए या आप अप्लाई करते हैं सेल्स फ्लो के लिए, दोनों अलग कंपनीज है बिल्कुल। सेल्स फ्लो स्टार्टअप है, तो वहां पे जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट है। वो चाह रहे कोई ऐसा बंदा हो जो हर चीज जानता हो, जो नए प्रोजेक्ट्स लेने में जिसको कोई डर ना हो, जो क्या कहते हैं मैनेजमेंट से डरता ना हो, जिसको कोई वो ना। तो सेल्स फ्लो जो कंपनी जो स्टार्टअप है, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, वहां पे अप्लाई करने के लिए जब आप करेंगे तो आपको दिखाना होगा कि जी मैं बड़ा फ्लेक्सिबल हूँ, आई एम वेरी गुड एट लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज, व्हाटएवर। आपका जो सेलिंग पॉइंट होगा वो ये होगा कि आप बहुत ही फ्लेक्सिबल वैसे मेंटालिटी के हैं। बट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर टीएनजी, आपको ये साबित करना होगा कि जी जो पोजीशन खुली है, मैं उस पोजीशन के लिए आई एम द बेस्ट कैंडिडेट, मैं सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हूँ, सबसे ज्यादा, मतलब आप फिर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे, आप दिखाएंगे कि जी मैं इस फील्ड के अंदर सबसे बड़ा चीता मैं हूँ। तो फिर आपको अपने आप को रीपोजिशन करना पड़ता है। तो जस्ट कीप इन माइंड कि आपका एक रेज्यूमे और एक कवर लेटर नहीं होना चाहिए, यू हैव टू कीप चेंजिंग इट व्हेन यू अप्लाई फॉर न्यू पोजीशन, ठीक है। तो वी हैव अगेन, जो आपकी रेज्यूमे बनेगी उनमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है जिसको हर रिक्रूटर देखता है, वो ये देखता है आपका एफवाईपी क्या था और आपके प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स कहाँ थे, आपने क्या प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, कहाँ इंटर्नशिप्स की हुई है, और वो आपका एफवाईपी देखता है। साथ साथ आपकी रिज्यूमे, कवर लेटर और लिंक्डइन प्रोफाइल पे आप क्या प्रमोट करेंगे, उसके अंदर आपका एफवाईपी होगा, आपका प्रोजेक्ट्स होंगे, आपके इंटर्नशिप्स होंगी, आपकी स्किल्स होंगी, इफ यू हैव एनी स्किल्स। आप अपना कोई यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज देंगे, इफ यू वर से फॉर एग्जांपल द सीआर, या अगर आप समझे कोई क्लब के प्रेसिडेंट थे, या आपने 2-3 इवेंट्स कराए थे, वो सब चीजें आपकी इन सब चीजों में मेंशन होंगी आपकी, ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द पाकिस्तानी जॉब मार्केट। पाकिस्तानी जॉब मार्केट को अगर आप कंसिडर करते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से जॉब्स लगती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका जॉब लगने का क्या होता है, पहुए कनेक्शन। कनेक्शंस के लिए ये होता है कि दे कैन बी देयर टू वेज आई इमेजिन दीज हैपनिंग, ठीक है। एक होता है कि जी मैं ना अहल कैंडिडेट हूँ, ना मुझे कुछ आता है, ना मुझे कुछ सीखने का शौक है, तो वो वाला जो पहुआ होता है, जो पहला टाइप होता है, वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है। लेकिन उसके साथ क्या होता है कि जब फायरिंग हो रही होती है या जब किसी की जरूरत होती है, तो कंपनी आपको सबसे पहले रिलीज भी कर देती है। तो जो पहली चीज होती है, विच आई डू नॉट प्रेफर इन आवर कंट्री एंड विच आई डोंट थिंक शुड हैपन, बट इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान बाय द वे, अमेरिका में भी पहुआ लगता है, हर जगह लगता है। वहां ये देख लेते हैं यार किसका बेटा है, किसकी बेटी है, और उन लोगों की जॉब हमेशा पहले लग जाती थी। इवन व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए, उन बच्चों को कभी मसला नहीं हुआ जो गोरे थे, जिनके अम्मा अब्बा कनेक्टेड थे, उनको फौरन जॉब, इंटर्नशिप सब मिल जाती थी। तो पौवा जो है पहला वाला क्या होता है, वो इलेजिटिमेट पौवा होता है, कि मतलब वो बंदे ने कनेक्शन लगा के आपको लगवा दिया। दूसरा जो पौवा होता है, जिसको मैं पॉजिटिव उसमें लेता हूँ, जिसको यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट, डोंट थिंक ऑफ इट एज अ पौवा, थिंक ऑफ इट एज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि आप किसी शादी में जाते हैं, वहां आपको मालूम होता है कि जी आपके कोई रिलेटिव आए हुए हैं, समझे कोई डिस्टेंट रिलेटिव हैं, कोई है जो डायरेक्टर है किसी अच्छी कंपनी में, वो पाकिस्तान केबल के डायरेक्टर हैं, या वो समझे कोई सीनियर मैनेजर हैं जो पीटीसीएल में काम करते हैं या सम अदर कंपनी। तो उसमें क्या होता है, यू टॉक टू दीज पीपल एंड यू से कि देखिए मैं एक फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। और आप क्या करते हैं, आप अपने उनसे कहते हैं कि आप मुझे कहीं इंट्रोड्यूस करा दें, इफ यू कैन जस्ट इंट्रोड्यूस मी टू योर एचआर या जो भी है, मैं आगे काम उठा लूंगा, लेकिन आप प्लीज मुझे बस एक इंट्रोडक्शन दिलवा दें। तो ये जो कनेक्शन का फायदा होता है, जो पौवा होता है, इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट using your connections or your networking to leverage an opportunity to get a good job. इसके अंदर कौन सी पार्टीज हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं? You've got alumni, you've got teachers, you've got family and friends. ये लोग जो होते हैं आपके सारे, they can help you out land jobs. तो इनके लिए आप क्या करते हैं, इनकी मोटिवेशन क्या होती है? ये लोग आपसे ना कुछ रिटर्न में मांग रहे हैं, ना इनकी कोई ऐसी डिमांड्स होती हैं। तो आपकी जो फ्रेंड्स एंड फैमिली का नेटवर्क है, जो आपके अलमना है, जो आपके सीनियर्स हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं,
समझे कोई किसी अच्छी जगह जॉब कर रहा है, ही वाज अ सीनियर ऑफ योर्स, शी वाज अ सीनियर ऑफ योर्स, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू देम एंड से कि यार हमें भी इंट्रोडक्शन दिलवा दो, आपकी कंपनी अच्छी लग रही है या आप अपनी कंपनी में मुझे इंट्रोड्यूस करा देंगे। उससे फायदा ये होता है कि दे कैन हेल्प यू, हेल्प इंट्रोड्यूस यू टू एचआर एंड अदर पीपल। इसमें ये होता है अलमनाई वगैरह और वन ऑफ द वीकेस्ट कनेक्शंस, क्योंकि अमूमन आप अनलेस के कोई वैसे अलमनाई हो कि somebody 10-15 years योर सीनियर जो कि बड़ा कोई लॉयल है यूनिवर्सिटी से, जो कि होता अमूमन नहीं है, तो अलमनाई इज द वीकेस्ट कनेक्शन। क्यों? क्योंकि इन लोगों का ये होता है अनलेस कि तुम्हारा कोई डायरेक्ट फ्रेंड ना हो तो दे नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट दैट मच, एंड अगर वो फ्रेंड भी होता है तो उसकी खुद करियर एडवांसमेंट अमूमन इतनी नहीं हुई होती है, वो फ्रेश ग्रेजुएट होता है या वो भी जो है उसको जॉब करते हुए 2 साल हुए होते हैं, 3 साल हुए होते हैं, उसकी कोई लेवरेज नहीं होती कंपनी के अंदर। तो अलमनाई इज वन ऑफ द वीकर कनेक्शन। उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं? वो होते हैं आपके टीचर्स। टीचर्स का ये फायदा होता है कि अगर आपका कोई प्रोफेसर है या कोई टीचर है जो कि किसी कंपनी में पहले काम कर चुके हैं या कोई एक इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट हैं, आप समझे डेटा साइंस की आपको जॉब चाहिए, तो यू रीच आउट टू अ टीचर और अ प्रोफेसर जो कि इंडस्ट्री में जिसके लिंकेजेस हों, और अगर आपकी उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप है, वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपको इंट्रोड्यूस करा देंगे विद पीपल हु आर इन दैट इंडस्ट्री, क्योंकि उनके भी कनेक्शंस होते हैं टीचर्स के, उनको पता होता है प्रोजेक्ट्स कहाँ से मिल रहे हैं, क्या काम हो रहा है इंडस्ट्री में, वो आपको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं सही लोगों के सामने कि देखो ये मेरा स्टूडेंट है, मैं इसको वाउच करता हूँ कि इसको काम आता है, मैंने पढ़ाया है, इसको तुम लोग हायर करो। तो ये एक स्ट्रॉन्गर कनेक्शन होता है। तो दैट इज द सेकंड कनेक्शन। द थर्ड कनेक्शन आर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। इनका ये होता है कि कनेक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसमें ये होता है आपको देखना पड़ता है कि यार कौन कितना क्या कहते हैं कंपनी में किसने टाइम गुजारा है, किसका वो है, एंड देन दे आर एबल टू हेल्प यू आउट अ बिट बेटर। अगर आपके दोस्त के अब्बू है कोई या अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं, ये सारे कनेक्शन से हेल्प लेने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए आपको, क्योंकि इनका ये होता है कि दीज आर पीपल हु नो यू, हु ट्रस्ट यू, हु वैल्यू यू। इनसे अगर आप मदद मांग रहे हैं इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। और इसके साथ एक जो स्टिंग अटैच है पवे की, ये सिर्फ मिडिल क्लास को नीचे दबाने के लिए। अपर क्लास और लोअर क्लास दोनों कनेक्शन यूज कर रहे हैं, मिडिल क्लास नहीं यूज करती तो उसका ये होता है वो पड़ी रहती है उसमें। तो जस्ट कीप इन माइंड कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन यूजिंग कनेक्शंस as long as you are a person who deserves that position। अगर आप डिजर्व नहीं करते और आप ये सब कर रहे हैं तो फिर आपके फिर दूसरे इश्यूज हैं, तो देन दैट्स समथिंग टोटली डिफरेंट। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट वे टू गेट अ गुड जॉब इन पाकिस्तान स्टार्टिंग के लिए। दूसरी क्या होती है कि यू गो ऑनलाइन एंड यू फाइंड जॉब्स ऑन डिफरेंट करियर पोर्टल्स। इनके अंदर आपके पास ऑप्शंस होते हैं। you've got Indeed, you've got Rosie.pk, LinkedIn है, एक ये नई कंपनी आ रही है मीट फ्रैंक के नाम से, इट्स अ इंटरनेशनल कंपनी, ये यूरोपियन है, अब ये पाकिस्तान आ रही है, तो ये लोग आ रहे हैं। और इस तरह की मल्टीपल और कंपनी की वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कोई कंपनी खुद हायरिंग कर रही है तो अपनी वेबसाइट को अपडेट कर देती है, तो ना कहीं ऐड देती है, आपको उन कंपनी की वेबसाइट पे जाके ढूंढना पड़ता है कि यार ये कौन सी पोजीशन है इन्होंने खोली है, अप्लाई डायरेक्टली थ्रू द वेबसाइट। तो ये जो एक ऑप्शन होता है, इसमें ही होता है व्हेन यू गो टू ऑनलाइन प्रोफाइल्स, तो कंपटीशन इंटेंस होना शुरू हो जाता है कि आपको जो है ढेर सारे एप्लीकेंट्स नजर आएंगे। इसमें ये होता है कि व्हेन यू लुक एट लिंक्डइन, रोजी, इंडीड, इसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि जितनी आपकी डिटेल्ड और फ्लैश्ड आउट प्रोफाइल है उतने ही अच्छी आपकी स्टैंडिंग हो जाती है। अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस और आपका ऑनलाइन गेम अच्छा नहीं है तो देन यू विल बी अ वीकर कैंडिडेट, चाहे आप ज्यादा क्वालिफाइड हो या ज्यादा आपकी क्या कहते हैं नॉलेज ज्यादा हो। यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, आपके डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर हो और आपको जो है यू हैव अ गुड वे टू पोजिशन योरसेल्फ। तो लिंक्डइन, ट्विटर, रोजी, इंडीड, मीट फ्रैंक, और फिर कंपनी की अपनी वेबसाइट होती हैं। तीसरा एक ऑप्शन ये होता है कि यू गो सी एड्स ऑन न्यूज़पेपर्स, फेसबुक एड्स, ये जो है सोशल मीडिया, इस पे ये होता है दिस इज वन ऑफ द वीकेस्ट फॉर्म्स ऑफ अप्लाइंग फॉर अ जॉब। व्हाई? बिकॉज इसके अंदर अगर आपको ऐड नजर आया है तो समझे हजारों लोगों और को भी नजर आया है। तो क्या होगा मसला कि व्हेन यू अप्लाई फ्रॉम to ads which are publicly posted on Facebook या न्यूज़पेपर्स या समझे ट्विटर पे या उस पे, तो अगर कहीं जॉब पोस्ट हुई हुई है, इसके सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपकी तरह हजारों लोगों ने और देखा होता है वो एड, और फिर वो सब भी अपनी रिज्यूमे भेज रहे हैं, तो आपकी रिज्यूमेस में गायब हो सकती है। तो यू मे नॉट गेट द कवरेज और द आई बॉल्स दैट यू वुड हैव गॉटन अदरवाइज। तो गोइंग डाउन द चेन अगेन, द इजीएस्ट वे या द मोस्ट श्योर फायर वे ऑफ लैंडिंग एन इंटरव्यू, जॉब मिले नहीं मिले वो अब आपकी किस्मत हो सकता है, आपसे आपके पौवे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसी का पौवा हो तो दैट मे नॉट वर्क आउट, लेकिन द इजीएस्ट वे टू गेट एन इंटरव्यू इज थ्रू नेटवर्किंग। द सेकंड इजीएस्ट इज थ्रू हैविंग एन ऑनलाइन प्रोफाइल जहां पे आप सही लोगों से कनेक्शन बना रहे हो। तीसरा क्या है कि आपने जो जॉब पोस्टिंग लगी हुई ऑनलाइन, आप उसको देख के आपने अपना वो बनाया है,
क्या कहते हैं, एड, आप एड पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द मेन पॉइंट कि हाउ डू यू मेक अ रेज्यूमे व्हिच कैप्चर्स एन अटेंशन, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट रेज्यूमे, ये सारे लिंक्स मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द लिंक्स। तो व्हाट गोज इनटू योर रेज्यूमे, पहली की पॉइंट याद रखें कि रेज्यूमे के अंदर डू नॉट पुट इन एनीथिंग दैट इज एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा की ये मुराद है कि डू नॉट पुट इन एनी इंफॉर्मेशन जो कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रही, सही है। अगर वैल्यू ऐड कर रहा है वो जुमला आप ऐड करें, और अगर वैल्यू ऐड नहीं कर रहा उसको रिमूव करें। अगर समझे आप अपने घर का पता दे रहे हैं, या आप समझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो रेलेवेंट नहीं है पोजीशन से, तो यू डू नॉट नीड टू पुट इट, मेरा रिलीजन क्या है, या मेरी एज क्या है। लोग क्या करते हैं, अपने अब्बा का नाम, अपना एज, अपना एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। इन मॉडर्न जॉब हंटिंग नेवर गिव अवे सच इंफॉर्मेशन। आपका एनआईसी नंबर फला, ये जब आप उनको चाहिए होगा कंपनी को, वो आपसे मांग लेगी, लेकिन ये इस पे रेज्यूमे में डालने का कोई तुक नहीं बनता। तो मेक श्योर व्हेन यू आर डिजाइनिंग योर रेज्यूमे you do not put in any extra information. So when I talk about address के कोई वैल्यू नहीं होना, उसके रीजन क्या था, या पिक्चर अपनी नहीं देना, लेट्स टॉक अबाउट ईच वन स्पेसिफिकली। पिक्चर का क्या नुकसान है, लिंक्डइन के ऊपर पिक्चर देने का फायदा ही होता है क्योंकि यू आर ऑन अ ओपन प्लेटफॉर्म। आपको नहीं पता, हो सकता है कोई एचआर मैनेजर आपकी प्रोफाइल पे आ जाए, कुछ हो जाए, लाइक उस पे ये होता है कि ट्रांसपेरेंसी मैटर्स अ लॉट। तो इफ यू पुट योर पिक्चर ऑन, इफ यू डू नॉट हैव अ पिक्चर ऑन लिंक्डइन, तो आपकी प्रोफाइल कुछ वैसी लगती है, इनकम्प्लीट। बट रिज्यूमे के ऊपर पिक्चर देने में मसला क्या होता है, यू आर गिविंग पावर इनटू द हैंड्स ऑफ द एचआर पर्सन कि वो अगर उसको आपकी शक्ल अच्छी नहीं लगी, वो आपका रिज्यूमे ही नहीं आगे करेगा। फॉर दिस इज नॉर्मली फॉर गाइज, कि आपकी जो अगर पिक्चर उसको समझ नहीं आई, कुछ हुआ, शक्ल नहीं अच्छी लगी, वो आपको उसने रिज्यूमे पढ़नी भी नहीं है, और आपकी वो जो है पिक्चर ही देख के आपको रिजेक्ट कर देगा कि यार ये अजीब सा लड़का लग रहा है, हमारे यहाँ जेल नहीं करेगा। तो क्या होगा, आपको जो बिफोर यू गॉट अ चांस टू इंटरव्यू, आपको उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। नाउ फॉर वुमेन इट्स डिफरेंट इन पाकिस्तान। आपकी पिक्चर देख के आपको हरास करना शुरू हो जाते हैं लोग, कि आपकी तस्वीर उन्होंने देख ली, तो अब आपको जो है कॉलें आ रही हैं, वो आ रहा है कि ऑफिस के अंदर से। अब ये होता है कि जो कंपनीज होती हैं उधर से लोग हरास करना शुरू कर देते हैं, और स्पेशली वुमेन के लिए इट्स अ ग्राउंड रियलिटी। तो अपना फोन नंबर आप ऐसा दें जो कि से फॉर एग्जांपल इट्स ईदर योर होम नंबर, और अगर आप अपना मोबाइल नंबर भी दे रहे हैं, तो जस्ट बी अवेयर कि इस तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं, फिर कि लोग हरास करने लगते हैं, अजीब अजीब से मैसेजेस आने लगते हैं। तो इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता कोई भी लड़का हो या लड़की हो अपनी पिक्चर दे अपनी रेज्यूमे के ऊपर। तो कीप दैट्स द फर्स्ट थिंग इन माइंड, नो पिक्चर्स, ठीक है। यू डोंट नो हु इज गोइंग टू सी योर पिक्चर, क्या उसके बायसेस हों, वो आपके खिलाफ काम कर सकते हैं। द सेम थिंग अप्लाइज विद योर एड्रेस। अगर आपने अपना एड्रेस दिया हुआ है, मैं नॉर्थ नाजिराबाद में रहता हूँ, आई बिन टू इंटरव्यूज जहां वो लोग ये कहते हैं, मेरी इवन तो मेरी अपनी गाड़ी ये सब है, वो ये कहते हैं यार आप नॉर्थ नाजिराबाद में रहते हैं, आप यहाँ जॉब पे कैसे आएंगे डिफेंस। अब उनको समझाते रहो कि जी मेरी गाड़ी है, मुझे ट्रांसपोर्ट का कोई इशू नहीं है। वो क्या करेंगे, वो प्रेफर करेंगे कि जी कोई डिफेंस का ही बच्चा मिल जाए, तो वो उसके साथ खुश होंगे। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। अगर आप अपना एड्रेस दे देते हैं तो आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है दोबारा। तो मेक श्योर यू आर नॉट गिविंग इन इंफॉर्मेशन जो आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेटोरी बन जाए। आप अपना रिलीजन इस्लाम दे रहे हैं, अपने अब्बा का नाम दे रहे हैं, एनआईसी नंबर दे रहे हैं, ये सब चीजें बेकार हैं। तो रिज्यूमे में देना क्या चाहिए, तो हेडर के अंदर आपका नाम आना चाहिए। एक चीज याद रखें, रिज्यूमे के अंदर फॉन्ट बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ वन या टू मैक्सिमम फॉन्ट्स जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं, हेडिंग के लिए एक हो और बॉडी के लिए एक हो। फॉन्ट को चेंज मत करते रहिएगा। ज्यादा से ज्यादा हो तो आप साइजेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं थोड़ा बहुत, कि भाई हेडिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए। कलर्ड रिज्यूमे aren't really recommended, क्योंकि आपको पता नहीं होता यहाँ प्रिंट होके वो किस शक्ल में निकलेगी। तो अगर आप ग्रीन्स और ब्लूज और इस तरह के कलर यूज करें और ऑफिस का प्रिंटर सही ना हो, तो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू गो विद मोनोटोन कलर्स, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे। इन कलर के साथ आप खेल सकते हैं। मेरी एडवाइस हमेशा स्टूडेंट्स को ये होती है कि आप ब्लैक, व्हाइट और ग्रे के अंदर अपने रिज्यूमे रखें, क्योंकि आपको नहीं पता कि जहां पे आपकी रिज्यूमे जा रही है वहां पे किस किस्म का प्रिंटर होगा, क्या उनकी पॉलिसीज हैं। जस्ट कीप इट स्टैंडर्ड इन दैट काइंड ऑफ वे। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, आपका नाम आ जाता है, यू मेंशन द पोजीशन दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। अगर वो समझे वो सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोजीशन है तो आप कहेंगे जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपर। अगर वो डेटा साइंटिस्ट की पोजीशन है तो आप कहेंगे जी डेटा साइंटिस्ट। जो भी पोजीशन आप अप्लाई करें, आप अपने नाम के नीचे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जी मेरी ये स्किल्स हैं जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये पोजीशन। फिर राइट हैंड साइड पे आपका ईमेल एड्रेस, आपका फोन नंबर। इन्होंने लोकेशन दी हुई है, लेकिन लोकेशन शहर का नाम दिया हुआ है।
इन्होंने दिया हुआ है कि जी मैं ओरिजिनली कोपेनहेगन डेनमार्क का पर्सन हूँ, तो ये क्या होगा, ये आप दे सकते हैं। अगर आपको समझे देना ही है कोई लोकेशन, तो आप कराची पाकिस्तान कह सकते हैं। तो उसमें क्या है, आप बता सकते हैं जी मैं कराची बेस्ड हूँ, मैं अगर आपकी कंपनी समझे मल्टीनेशनल भी है जो भी है, मैं कराची से काम करूंगा। तो अगर आप समझे लाहौर या इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, जो भी करें, मैं कराची का रिहायशी हूँ, मैं यहाँ से कर सकता हूँ, या मैं यहाँ से रिलोकेट करके आपके पास आ सकता हूँ, तो आप दे सकते हैं। दैट्स अप टू यू गाइस। फिर लिंक्डइन की प्रोफाइल दी हुई है इन्होंने। तो लिंक्डइन का ये होता है कि अगर आपने एक ऑनलाइन पर्सोना या ऑनलाइन अपनी पर्सनल ब्रांड अपना बनाया हुआ है आपने ऑनलाइन, तो आप उसको लिंक कर सकते हैं कि जो भी रिज्यूमे जिसको मिली उस पर क्लिक थ्रू करके दे कैन गो ऑन टू योर प्रोफाइल एंड सी व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव अकॉम्प्लिश्ड। तो आपकी नेटवर्किंग हो गई, आपकी चीजें हो गई कि किस किस लोगों को ये जानता है, ये इसको क्लिक करके दे कैन गो ऑन टू योर प्रोफाइल एंड चेक दैट आउट। तो ये चीजें हेडर में आ जाती हैं, ठीक है, कि आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है कि कैसे आपसे राब्ता किया जाएगा, जो कि आपका फोन नंबर, आपका मैसेज ईमेल एड्रेस, आपका समझे कोई और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वो आपका आ जाता है। अगर आप कोई ग्राफिक डिजाइनर है या आपका पोर्टफोलियो है, से फॉर एग्जांपल आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और एप्स वगैरह जो बनाए उनको कहीं पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप ऊपर दे सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर पोर्टफोलियो आपको ऐड करना था इस रिज्यूमे में, यू कैन ऐड दैट अंडर योर नेम। तो ये जगह जो है आपके पास खाली पड़ी हुई है, रिज्यूमे के अंदर ज्यादा खाली जगहें नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इन्होंने स्पेसिंग ऐसी की हुई है कि जगह कोई खाली नहीं रहे। तो मेक श्योर कि यू डोंट हैव टू मेनी एम्प्टी स्पेसेस इन योर रिज्यूमे, और ज्यादा भरा हुआ भी ना हो। तो आप क्या करते हैं, यू कैन ऐड इन योर पोर्टफोलियो का लिंक। तो आप बता देते हैं कि जी इस गूगल ड्राइव के अंदर मेरे सारे प्रोजेक्ट्स और वो रखे हुए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं, तो ये आपने उसको एक्सेस दे दिया होता है कि आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर नीचे एक चीज आती है जो कि पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा जाता था कि जी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी में अप्लाई करने का। अब हम उसको ऑब्जेक्टिव नहीं कहते, अब हम उसको समरी कहते हैं। समरी में आपके बारे में कुछ तीन चार लाइनें होती हैं जिसमें आप बताते हैं आपने क्या किया है एंड व्हाई आर यू अ गुड फिट फॉर दैट कंपनी। तो आप अपने बारे में बताते हैं कि जी आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं विद एक्सपीरियंस इन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, जो भी उस पोजीशन के लिए उन्होंने मांगा हो। तो आप क्या करते हैं, आप जॉब की वो क्या कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के उसके हिसाब से आप अपना ये बनाते हैं कि आप जो है समझे आपने कोई उसमें प्रोजेक्ट्स किए हैं कि गेम डेवलपमेंट की है, जो भी किया जो उस पोजीशन के लिए रिक्वायर्ड है, आप उसके अंदर मेंशन कर देते हैं कि मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मैं आपकी कंपनी में वैल्यू क्या ऐड करूंगा कि जी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज इन डेवलपिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज विद द गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स इज व्हाट दे आर प्रूविंग टू द एम्प्लॉयर कि मैं आपको वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ। तो आपको ये बताना होगा आपको हायर क्यों करें वो लोग, ठीक है। तो एक चीज याद रखें, एक इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है जो इंटरनेशनल पोजीशंस के लिए ज्यादा होता है, जो कहलाता है एटीएस सॉफ्टवेयर। एटीएस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये अब जो है आपकी एचआर की जो डिपार्टमेंट होता है वो सारी रिज्यूमे खुद बैठ के नहीं पढ़ रहा होता। वो क्या करता है, वो पहले एक सॉफ्टवेयर के अंदर डाल देता है जो एटीएस कहलाता है, और वो क्या करेगा उसके बाद आपके रिज्यूमे को देखेगा कि वो कितना मैच है उस जॉब पोजीशन के लिए। तो व्हाट दे विल डू इज दे अपलोड योर रेज्यूमे टू द सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर एक स्कोर दे देता है जी 70% रेलेवेंट, 80% रेलेवेंट, 90%, 20% रेलेवेंट। वो क्या करेगा, जो जॉब डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स लिखे हुए, अब जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है जी उसको लारावेल आना चाहिए, उसको मीन स्टैक आना चाहिए, उसको पाइथन आना चाहिए, जो भी लैंग्वेज, अगर आपके रिज्यूमे में वो चीजें नहीं लिखी हुई तो आपके रिज्यूमे को स्कोर कम मिलेगा। तो मेक श्योर, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि रिज्यूमे हर दफा चेंज करते रहें, स्पेशली अगर आप कोई इंटरनेशनल पोजीशन के लिए अप्लाई करें। तो उसमें क्या होगा कि आपकी रिज्यूमे को वो मैच करेगा उस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ और देखेगा यार ये बंदा कितना रेलेवेंट है इस पोजीशन के लिए, और उस हिसाब से वो आपको रेकमेंड करेगा कि यार इस बंदे को बुलाओ इंटरव्यू के लिए कि इट्स अ क्रेडिबल पर्सन और नॉट, ठीक है। नाउ इफ यू डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस, यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, जैसे वर्क एक्सपीरियंस दिया हुआ है, से फॉर एग्जांपल उस बंदे ने 1-2 जॉब्स की हुई है, इंटर्नशिप की थी, वो किया था, असिस्टेंट था, ये डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर था, जो भी था, समझे आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने सिर्फ एक इंटर्नशिप की थी जो ग्रेजुएशन के लिए जरूरी थी, दैट्स इट। मगर समझे आपने वॉलंटियरिंग की हुई थी, कहीं यू हैड वॉलंटियर्ड विद अ कंपनी, या कहीं आपने यूनिवर्सिटी के अंदर कोई काम किया था, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो क्योंकि यूर अ फ्रेश ग्रेजुएट, एक्सपेक्टेशन यही होती है कि यार आपके पास कोई ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस लिखेंगे, आप अपने वॉलंटियर का एक्सपीरियंस लिखेंगे। समझे आपने कोई एसोसिएशन ज्वाइन की थी यूथ डेवलपमेंट की, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं एज एक्सपीरियंस कि आप जी क्लब के प्रेसिडेंट थे, या आप समझे वाइस प्रेसिडेंट थे, या आपने कोई डायरेक्टर लेवल पोजीशन की थी उस क्लब के अंदर, या आपने कोई इवेंट कराया था, तो आप उसको मेंशन करेंगे कि जी मैं मार्केटिंग का हेड था इस क्लब के अंदर।
तो आप क्या करेंगे, एक्सपीरियंस के अंदर आप अपनी यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंसेस डालेंगे। तो आपकी इंटर्नशिप हो गई, आपकी यूनिवर्सिटी में आपने कहा क्या काम किया। समझे आप कोई फ्रीलांसर है, आप ऑनलाइन आपकी प्रोफाइल बनेंगे, आप प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, आप उसको दे सकते हैं कि जी आपकी वर्क प्लेस क्या है, जी मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, फ्रीलांस या फ्रीलांसर, ये जो भी वेबसाइट आप यूज करते हैं उसका नाम दे दे और ड्यूरेशन दे दे, कब से कब तक आपने ये काम किया है। एक चीज याद रखने वाली ये कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप पढ़ेंगे रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दिस इज द वे टू मेक रेज्यूमेस नाउ, कि जो सबसे रिसेंट आपका काम होता है वो सबसे ऊपर होता है। तो जो काम आपने सबसे रिसेंटली किया है वो सबसे ऊपर होना चाहिए रिज्यूमे में। समझे आपने इंटर्नशिप की थी, आपने कोई क्लब के प्रेसिडेंट थे और अब आपने कोई एक प्रोजेक्ट किया था, कोई एक फ्रीलांस असाइनमेंट किया था किसी क्लाइंट के लिए। आपका अगर फ्रीलांस असाइनमेंट सबसे पहले आप सबसे रिसेंटली किया था आपने, तो वो सबसे ऊपर जाएगा। तो आपका फ्रीलांस असाइनमेंट आ जाएगा, आपकी इंटर्नशिप आ जाएगी और आपकी फिर क्लब प्रेसिडेंसी वगैरह आ जाएगी नीचे। जो चीज मोस्ट रिसेंटली थी आप जो करते आ रहे हैं अप टू द प्रेजेंट, वो सबसे ऊपर आएगा। फिर उसके नीचे आपकी दूसरी चीजें। एजुकेशन में भी यही रूल अप्लाई करती है कि अगर आप एजुकेशन में दो तीन जैसे आप यूनिवर्सिटी का डाल रहे हैं, आप अपने इंटरमीडिएट का लिख रहे हैं और आप अपने मैट्रिक का लिख रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी सबसे ऊपर होगी, फिर इंटरमीडिएट होगी और फिर मैट्रिक होगी। मेरी एडवाइस होती है मैट्रिक का मत डाले, क्योंकि उस पॉइंट पे स्टूडेंट की कोई अकल वैसे कोई उसकी कंपनी को फायदा नहीं है, आपने मैट्रिक किया नहीं किया, दे रियली डोंट केयर एट दैट पॉइंट अबाउट इट। तो वो क्या होता है, उसको डालें नहीं डालें, अगर जगह नहीं हो रही आपके पास तो आप उसको रिमूव कर दें, ठीक है। तो वर्क एक्सपीरियंस क्या है, दैट इंक्लूड्स योर FYP, दैट इंक्लूड्स योर प्रोजेक्ट्स, दैट इंक्लूड्स योर असाइनमेंट्स, और यू कैन मेक देम अ सेपरेट टैब। आप एक सेपरेट एक टैब बना सकते हैं जिसके अंदर आप लिख दें कि जी प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स, तो वो आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स को उस तरह से आइडेंटिफाई कर दें। फिर आपकी एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है, दो तरह की स्किल्स टेक्नोलॉजी, स्पेशली BScs के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे दो तरह की स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। एक होती है उनकी हार्ड स्किल्स, ये जो स्किल्स जहां यहाँ लिखा हुआ है, तो आप उसमें लिखेंगे पाइथन, लारावेल, कोई C++, टैबलो, जो भी सॉफ्टवेयर और वो सब चीजें आप जानते हैं, तो वो आपकी स्किल्स में आ जाते हैं कि व्हाट आर द स्किल्स दैट यू नो। अगर आपने समझे कोई लिंडा के कोर्सेज किए हुए थे या समथिंग का, तो वो सर्टिफिकेशन में आ जाएगा। आप क्या करेंगे, आप अपने सारे स्किल्स को हाईलाइट करते हैं। और जो दूसरी चीज होती है वो होती है सॉफ्ट स्किल्स। तो या इसमें तो मार्केटिंग है, क्योंकि मार्केटिंग की रिज्यूमे, आप क्या कह सकते हैं, आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स कह सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है, प्रेजेंटेशन देना, लीडरशिप करना, टीम बिल्डिंग हो गई, या समझे आपने कोई रिसर्च का या उसका काम कर सकते हैं कि से फॉर एग्जांपल गूगल पे रिसर्च कर लेते हैं, या जो भी चीज है आप उसको मेंशन करेंगे सॉफ्ट स्किल्स के अंदर, जो कि पर्सनल उसकी डेवलपमेंट की बात होती है कि आप ये दिखा सके कि जी मैं प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, मैं ईमेल लिखना, कम्युनिकेट करना, मैं इसमें अच्छा हूँ। तो ये चीजें मैटर करती हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स देंगे और आप अपनी हार्ड स्किल्स देंगे, ये आपके रिज्यूमे में होना चाहिए। इन्होंने लैंग्वेजेस दी हुई है, पाकिस्तान में नॉर्मली इंग्लिश और उर्दू ही बोली जाती है, तो कोई अगर आपको समझो कोई रीजनल लैंग्वेज आती है तो आप लिख दें कि जी मुझे पुश्तो आती है, मुझे सिंधी आती है, सराइकी आती है, जो भी आती है, तो उसका कोई आपकी जॉब में कोई फायदा नहीं होगा, तो उसको आप बिल्कुल नीचे दे सकते हैं। दैट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन पाकिस्तान। फिर क्या होता है, आपकी सर्टिफिकेशंस होती हैं। अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्सेज किए हुए, कोर्सेरा पे, एडेक्स पे, डिजी स्किल्स पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन मिली है गूगल से या फेसबुक से या जिससे भी, आप उन सबको हाईलाइट कर देते हैं। इन द सेम रूल अप्लाइज। देखें 2019, 2018, 2018, जो सबसे रिसेंट चीज है वो सबसे ऊपर होगी, और उस तरह से आप अपना सर्टिफिकेशंस और उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि जो क्वालिफिकेशंस हो गई या वैसे हो गई जो आपने एक्स्ट्रा चीजें पढ़ी हैं। फिर फाइनली इन्होंने इंटरेस्ट को मेंशन किया है। इंटरेस्ट की ये बात होती है कि अनलेस यू डूइंग समथिंग वेरी यूनिक, जैसे इसमें लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, अगर आप सिर्फ मूवीज, वीडियो गेम और क्रिकेट लिखने जा रहे हैं तो डोंट पुट दैट इन देयर, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। कि अगर आपको आती है नहीं आती, अगर जगह खाली बच रही है तो आप डाल दें, लेकिन वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती जॉब के लिए। तो अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं, सॉरी इंटरेस्ट हैं, सच एज डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर या बिल्डिंग वेबसाइट्स या कोई और यूनिक किस्म का काम है, जैसे आप रिसर्च, आप मैगजीन्स पढ़ते हैं, आप रिसर्च करते हैं, से फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, तो वो चीजें मेंशन करें कि ताकि अगर वो इंटरव्यूअर आपसे पूछना चाहे कि यार तुम्हारे शौक क्या है इसके बाहर, तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं कि देखें मुझे इन सब चीजों का शौक है, कि मैं जो ये करता हूँ, मैं एनिमेशन करता हूँ, मैं कॉमिक्स ड्रॉ करता हूँ, ये सब चीजें। तो दैट मेक्स सेंस कि आपकी एक स्किल हाईलाइट हो रही है कि जी मैं आर्टिस्टिक हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, मैं ये सब कर सकता हूँ, डिफरेंट चीजें जो कि हर आदमी नहीं करा। ये याद रखें, पाकिस्तान में हर बंदा अपने रिज्यूमे पे जब उससे स्किल्स पूछी जाती है वो क्रिकेट,
मूवीज और गाने लिख देता है। तो अगर मैं भी वो लिख रहा हूँ तो मेरे अंदर कोई यूनिक बात नहीं है, नोबडी केयर्स टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि उनको पता है हर बंदा यही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके एक रिज्यूमे का बेसिक टेम्पलेट होता है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप, जैसे ये जो एग्जाम आने वाला है फाइनल एग्जाम, इसके अंदर एक सवाल होगा, अब आपकी किस्मत है किस क्लास के अंदर है, क्या आपका वो है कि यू मे बी आस्क्ड टू मेक अ रेज्यूमे फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। तो आपको क्या होगा कि आपकी एक जॉब, मतलब मैं एक जॉब की एड लगाऊंगा और कहूंगा इसके लिए आप अप्लाई करें, या आपको कवर लेटर बनाना पड़ेगा। और कवर लेटर की अब हम बात करेंगे कि कवर लेटर कैसे बनता है, लेकिन ये याद रखें कि जो जॉब की पोस्टिंग है आपको उसको पढ़ के अपना वो बनाना पड़ेगा। तो अगर आपने बगैर पढ़े बस आपने सॉफ्टवेयर डेवलपर देखा और अपनी कहानी बस उल्टी कर दी पेपर के ऊपर, तो दैट इज नॉट गोइंग टू मेक इट, दैट वुड नॉट गेट यू गुड मार्क्स। आपको स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड अपनी रिज्यूमे बनानी पड़ेगी कि आपकी रिज्यूमे उस जॉब के लिए कैसे अच्छी है या वायबल है। थोड़ी बहुत आपको क्रिएटिव लिबर्टीज लेनी पड़ेंगी, लेकिन यू हैव टू अप्लाई फॉर द जॉब दैट इज पोस्टेड। सिमिलरली कवर लेटर का अगर आपको असाइनमेंट आता है तो आपको कवर लेटर बनाना पड़ेगा। इस चीज के अंदर रिज्यूमे में आपको क्या याद रखने वाली बात है, डू नॉट पुट इन एनी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, रिलीजन, अब्बा का नाम, एनआईसी नंबर, पिक्चर, ये सब चीजें, एड्रेस, ये सब चीजें इररिलेवेंट है, आपके रिज्यूमे में नहीं होनी चाहिए। अगर उनको चाहिए होगा आपकी ये इन्फॉर्मेशन, वो आपसे वैसे ही मांग लेंगे। अगर समझे उनको आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना है, वो आपसे कहेंगे जी अपना एनआईसी नंबर और फला दे दें, आप तब दे दीजिएगा। रिज्यूमे में मत डालो कि आपके खिलाफ वो फजूल में डिस्क्रिमिनेट करें। दूसरी चीज क्या है, आपकी जो लिखने का स्टाइल है, एक या दो फॉन्ट से ज्यादा ना हो। उसके अंदर भी ये होता है कि फॉन्ट के अंदर अब जो है ऑप्शंस और वो बहुत है कि कैलिब्री भी एक्सेप्टेबल है, क्या कहते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, यू गॉट मॉन्टेसर आर्ट, इस तरह के बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। अब सॉफ्टवेयर्स भी हैं जैसे कैनवा और दूसरे, जिस पे आप अपना रिज्यूमे डिजाइन कर सकते हैं। मेरी एडवाइस होती है कि आप जो भी रिज्यूमे बनाएं वो पीडीएफ या वर्ड के फॉर्मेट में हो। पीडीएफ भी ऐसा हो जिसमें टेक्स्ट आइडेंटिफाइबल हो। अगर आपका टेक्स्ट आइडेंटिफाइबल नहीं होता, ज्यादातर वेबसाइट सब क्या करती हैं, वो टेक्स्ट को ऑटो फिल करती है। तो आपके रिज्यूमे में से वो टेक्स्ट उठा के जो ऑनलाइन वो होता है, क्या कहते हैं, इनका जो प्लेटफॉर्म होता है, समझे कोई वेब ऑनलाइन आप जॉब के लिए अप्लाई करें इंटरनेशनली, अगर वो रिज्यूमे को उठा नहीं सकता उसकी पिक्चर, तो आपको फिर मैन्युअली एंटर करना पड़ता है। तो जस्ट मेक श्योर कि अगर आप वर्ड पे या उस पे बनाते हैं रिज्यूमे पीडीएफ पे, तो इट शुड बी टेक्स्ट रीडेबल, कि वो उसमें टेक्स्ट आइडेंटिफाइबल हो। फिर उसके बाद क्या था कि आपका रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। आपकी रिज्यूमे में जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट चीज होनी चाहिए वो होना चाहिए आपका एफवाईपी, आपकी इंटर्नशिप्स और आपके प्रोजेक्ट्स, क्योंकि एज अ फ्रेश ग्रेजुएट दोज आर द ओनली 3 थिंग्स दैट मैटर। ठीक है, तो ये आपका रिज्यूमे की बात हो गई सारी। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट कवर लेटर्स। कवर लेटर्स का फॉर्मेट होता है जो कि मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ, आई नॉर्मली यूज इट माई सेल्फ। वो ये होता है कि इट्स अ रूल ऑफ 3। कवर लेटर जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप उसके अंदर क्या करते हैं, सब्जेक्ट जो है आपकी ईमेल के अंदर वैसे ही लिखा होता है कि समझे आप अप्लाई करें सॉफ्टवेयर डेवलपर पोजीशन के लिए इन अ कंपनी, तो आपकी सब्जेक्ट क्या होगी, अप्लाइंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर एट सेल्स फ्लो या अफिनिटी या सिस्टम्स लिमिटेड, जो भी कंपनी है। तो आप क्या होगा, सब्जेक्ट आपका, आप उसके अंदर लिख देंगे कि आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपकी जो पोजीशन टाइटल है वो होना चाहिए उसके अंदर, सॉरी, हाँ एक मिनट, हाँ, you've got your position title, your candidate name and the company you're applying for। तो आप उस कंपनी का नाम भी उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं सब्जेक्ट के अंदर। तो हो जाएगा कि जी जब भी वो एचआर वाले को रिज्यूमे जो ईमेल रिसीव होगी उस पर साफ साफ लिखा होगा किस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया और कैंडिडेट का नाम क्या है। तो ये चीज का ख्याल रखना होता है कि इसमें कोई एरर ना हो। लोग क्या करते हैं, वो गलत वो लिख देते हैं कंपनी का नाम, वो सब चीजें जो है ना वो मैटर करती है। तो जस्ट मेक श्योर कि ये चीजें आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उसको डबल चेक ट्रिपल चेक करें कि उसमें आपने सही नाम लिखे हुए हैं। तो पोजीशन टाइटल, कैंडिडेट नेम और कंपनी अप्लाइंग फॉर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर जो ईमेल की बॉडी होती है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं अमूमन, प्लीज फाइंड अटैच करके अपनी रिज्यूमे भेज देते हैं। तो कोई आगे उसकी कहानी नहीं लिखी होती, कोई उनको ये नहीं परवाह होती कि जो बंदा पढ़ने जा रहा है उनकी ईमेल, उसने उसको उनके बारे में कुछ नहीं पता, बस उन्होंने अपनी रिज्यूमे उठा के भेजी, प्लीज कंसिडर मी फॉर दिस पोजीशन। भाई हो कौन तुम, क्या किया है, कुछ नहीं बताते। तो क्या होता है, आपको अपनी जो ईमेल भेज रहे हैं,
तो पहले जैसे मैं कह रहा था ना, कवर लेटर लोग भेजा करते थे कि जी रेज्यूमे के साथ एक पेज प्रिंट आउट कवर लेटर का वो स्टेपल होके साथ जाता था। अब क्या होता है, अब आप जो है अपनी ईमेल के बॉडी के अंदर आपको बताना पड़ता है थोड़ा अपने बारे में। तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, उससे पहले आप उनको सलाम करते हैं कि आप यूज कर सकते हैं हेलो, डियर सर, मैडम अगर नाम नहीं पता, सैल्यूटेशंस अगर नाम नहीं पता। अगर नाम आपको पता हो कि किसका ईमेल एड्रेस है तो आप उनके नाम से ले सकते हैं, डियर मिस्टर अदनान, डियर मिस सारा, डियर मिस फना, जो भी है आप उनको नाम के साथ उनको ग्रीट कर सकते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आपका आता है पहला पैराग्राफ, द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर कवर लेटर। ये एक मिनट ओके, लेट मी जस्ट शो यू। कवर लेटर जो होता है अमूमन एक पेज का होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इन्होंने थोड़े लंबे लिखे हुए, पाकिस्तान में लोगों को पढ़ने का इतना शौक नहीं होता, लेकिन क्या होता है इट शुड बी 1 पेज लॉन्ग वैसे जो है। तो उसके अंदर क्या करते हैं, आप पहला पैराग्राफ जब लिखते हैं आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। आप कहते हैं कि जी मेरा नाम फला है, आई सॉ योर, यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यू टेल अबाउट कि ओके फाइन कि मैं ग्रेजुएट हूँ पीएफ कीट का, मैं बीएससीएस स्टूडेंट स्पेशलाइजिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्लीटिंग माय एजुकेशन एट एट पीएफ कीट। जो भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपना नाम बताते हैं, अपना वो बता देते हैं कि आप कब ग्रेजुएट हुए या होने वाले हैं, जो भी है। फिर आप उस पोजीशन के बारे में थोड़ा मेंशन करते हैं। आप ये बताते हैं कि आप जो है आपको ये पोजीशन नजर कैसे आई, कि जी आई वाज ऑन लिंक्डइन एंड आई सॉ दिस जॉब पोस्टिंग ऑन मिस्टर तौफीक ईमेल, सॉरी मिस्टर तौफीक पोस्ट या समथिंग। आप उस जगह का नाम बताते हैं जहां से आपको ये ऐड नजर आया। समझिए आपको किसी ने रेकमेंड किया है, आपको किसी जानने वाले ने कहा है कि यार एक आदमी को ईमेल डाल दो, वो तुम्हारी रिज्यूमे देख लेगा। तो आप उस पर्सन का नाम लिख देंगे, आप कहेंगे कि जी मिस्टर अहमद ने मुझे रेकमेंड किया था कि आपको मैं ईमेल करूं, तो आप प्लीज इसको मेरी रिज्यूमे को कंसिडर करें फॉर द पोजीशन। आप पोजीशन को भी बताते हैं कि किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करें। यू आर अप्लाइंग फॉर अ what do you call it, like a software developer position, a data scientist position, जो भी पोजीशन है जिसके लिए आप अप्लाई करें उस कंपनी में, उसको जरूर मेंशन करें। और ये सारी चीजें जो हैं ये पहले पैराग्राफ में आती हैं। टोटल जो है इसका 3 से 4 लाइनों का ये पैराग्राफ होना चाहिए इंट्रोडक्शन के लिए। आपका नाम क्या है, तो पहला पैराग्राफ अगर मैं किसी मार्केटिंग मैनेजर के पोजीशन के लिए अप्लाई करूं तो इट वुड रीड लाइक, मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जी अस्सलाम वालेकुम या हेलो जो भी है, my name is Burhan Allah Sayyed, I am a graduate of IBA and SUNY Buffalo. I'm in the job market looking for a position as a marketing manager, and I found your ad posted on LinkedIn on Mr. Ahmed's post. I would be interested in discussing my candidacy for this position, and I have a very credible case for being your choice of candidate for this position. तो मैं क्या करूं, एक पैराग्राफ के अंदर मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दिया, मैंने कंपनी की पोजीशन का बता दिया कि मैं इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं, कोई कनेक्शन है या कहां पे मैंने ऐड देखा मैंने वो मेंशन कर दिया। तो ये 3 से 4 लाइनों से ज्यादा लंबा होना नहीं चाहिए। दैट इज मोर देन एनफ टू एक्सप्लेन द पोजीशन कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं। और आप उनको फिर क्या करते हैं, सेकंड पैराग्राफ में आके आप बताते हैं कि व्हाई शुड दे हायर यू, आपके अंदर क्या खास बात है या क्या सेलिंग पॉइंट है कि दे शुड कंसिडर यू एज अ वायबल कैंडिडेट। तो इसके अंदर आप अपनी थोड़ी बहुत स्टोरी बताते हैं। आप बताते हैं कि जी आप फला अवार्ड रिसिपिएंट थे, आपको स्कॉलरशिप मिली थी, व्हाई आर यू अ गुड कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन। ठीक है, तो द सेकंड पैराग्राफ टॉक्स अबाउट 8 to 10 लाइंस अबाउट व्हाई आर यू अ गुड कैंडिडेट। इसके अंदर आप करते क्या है, यू बिल्ड अप अ केस, कि आप बताते हैं कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या एक्सपीरियंसेस हैं कि जिसकी वजह से आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं। तो आप बताते हैं उनको कि आपका एक्सपीरियंस है ऑलरेडी बिल्डिंग डेटाबेसेस, या आपकी समझे फ्रीलांस जॉब ये थी कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए उनकी वेबसाइट्स बनाते थे। तो जब आप लोकल कंपनी के लिए अप्लाई करेंगे आप उनको बताएंगे कि देखिए मैं 3 साल का मेरे पास ऑलरेडी फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस है, नाउ आई वांट टू फाइंड अ फुल टाइम जॉब वर्किंग विद अ कंपनी सच एज योर्स which is the leader in website development and blah blah, जो भी है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस है जो भी है। आप थोड़ी सी उनके उठावगिरी करते हैं और आप उनको बताते हैं आपके अंदर क्या खास बात है कि they should be considering you as a candidate। तो 8 से 10 लाइन के अंदर आप थोड़े बहुत अपनी एग्जांपल्स देते हैं कि आपने क्या चीजें अकॉम्प्लिश की हैं। अगेन आप लोग फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं तो आपके पास हो सकता है स्टोरियां कम हो, तो आपके पास यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टोरी होनी चाहिए कि आपने कौन से कोर्सेज किए जो उस पोजीशन के लिए रेलेवेंट हैं, कौन सा फ्रीलांस काम किया है। अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है या कोई चीज है आप उसको भी लिंक कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैंने ये काम किया है और ये रहा लिंक मेरी पोर्टफोलियो का, एंड आई एनकरेज यू टू विजिट इट टू सी द काइंड ऑफ वर्क दैट आई एम केपेबल ऑफ डूइंग। तो आप अपना केस बनाते हैं दूसरे पैराग्राफ के अंदर। 8 से 10 लाइनें आर मोर देन इनफ टू एक्सप्लेन कि आप क्यों अच्छे कैंडिडेट हैं उस पोजीशन के लिए। फाइनली जब मैंने कहा रूल ऑफ 3, आप क्या करेंगे कि आपका तीसरी जो पैराग्राफ होती है आप उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप कहते हैं जी थैंक यू फॉर
considering me, या जो भी है, for reading my email and I would hope to be considered for this position. आप उसके अंदर ये मेंशन करते हैं कि आपका जो है टेल देम हाउ टू कांटेक्ट यू, वो आपको राब्ता कैसे कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि जी आप मुझे ईमेल एड्रेस पे, मेरे फोन नंबर पे या उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यू टेल देम, यू करेंगे तो वैसे ही वो अगर वो करना चाहेंगे, आप उनको इजाजत दे देते कि आप देखें मुझे 8 बजे सुबह से लेकर 8 बजे रात तक कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर दिस, फॉर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू माय कैंडिडेसी, या फॉर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू माय जॉब एप्लीकेशन। तो उनको अब पता है कि किस नंबर पे कौन सा ईमेल एड्रेस है जो आपका प्रेफर्ड चॉइस है जिसपे कांटेक्ट किया जाए आपको, तो आप उसको वो करते हैं। तो यू टेल देम हाउ टू कांटेक्ट यू इन द थर्ड पैराग्राफ, एंड यू ऑल्सो टेल देम कि आप अवेलेबल कब हैं। आप कह सकते हैं कि जी मैं आई एम अवेलेबल टू स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, ताकि उनको ये पता हो कि अगर वो जल्दी से वो पोजीशन फिल करना चाह रहे हैं तो आपको अगर उन्होंने सिलेक्ट किया तो उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर वो आपसे कहेंगे जी मंडे से आना शुरू कर दो, तो आप फिर मंडे से आने लगेंगे। तो जो भी टाइम आपके लिए अवेलेबल है आप उनको बता दें उसमें डॉक्यूमेंट में कि आप कितनी जल्दी शुरू कर सकते हैं। और फाइनली ये कि यू कैन ऐड इन योर, जो आपका लिंक्डइन के प्रोफाइल हो गया ये जो भी है, आप उसको भी नीचे हाइपरलिंक करके दे सकते हैं अपने एड्रेस के साथ, या अपना जैसे जो एंड होता है ना, तो आप लिखते हैं कि जी वार्म रिगार्ड्स या सिंसियरली, या इस तरह के जो दूसरे वो होते हैं, हम्बली, इस तरह के वो होते हैं डिफरेंट वर्ड्स दैट यू कैन यूज टू क्लोज योर ईमेल। तो फिर क्या होगा, आप अपना नाम दे देंगे जी बुरहान सैयद, और नीचे आपने क्या किया, अपना लिंक्डइन की प्रोफाइल का हाइपरलिंक दे दिया कि इस पे जब वो क्लिक करेंगे, या आइकन दे दें, आइकन दे सकते हैं, हाइपरलिंक दे सकते हैं। इसी तरह आप अपने समझे ट्विटर का दे सकते हैं, आप अपने समझे गिटहब है उस पर अगर आपका अकाउंट है तो आप उसका दे सकते हैं। मतलब जो भी आपके उस पोजीशन से रेलेवेंट ऑनलाइन प्रोफाइल्स हैं आप उनका वो दे सकते हैं हाइपरलिंक करके, कि जो भी बंदा आपका जिसने ये पूरी ईमेल पढ़ी, आपके रिज्यूमे देखी, वो उस पर क्लिक करके दे कैन गो ऑन टू दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड सी यू एज अ कैंडिडेट। तो ये आपका कवर लेटर का तरीका होता है। अब कवर लेटर अगेन इज नेसेसरी, बिकॉज अब कवर लेटर तो नहीं होता, लेकिन होता क्या है, आपको ईमेल के अंदर बॉडी देनी पड़ती है। तो यू हैव टू मेंशन क्या कहते हैं कि आप उस पोजीशन के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है, ताकि वो आपको कंसिडर करें एज अ वायबल कैंडिडेट। कुछ चीजें याद रखने वाली होती हैं ईमेल एटिकेट्स के बारे में। जब आप ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करते तो जस्ट मेक श्योर आपकी रिज्यूमे अटैच्ड है। अक्सर दफा ये मेरे साथ भी हो चुका है कि मैंने उनको कहा कि प्लीज फाइंड अटैच माय रिज्यूमे फॉर योर कंसिडरेशन, और मैं रिज्यूमे अटैच करना भूल गया हूँ, या गलत रिज्यूमे अटैच कर दिए, या मैंने जो है समझे इनकम्प्लीट रिज्यूमे या वो अटैच किए। तो जस्ट मेक श्योर कि जो भी चीजें आप उसमें वो करें, एक दफा ईमेल सेंड करने से पहले पढ़ लें सब्जेक्ट सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। तो अगर चेकलिस्ट आपको बनानी हो, आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे जी सब्जेक्ट वो सही है या नहीं। फिर आप देखेंगे कि जी आपने कवर लेटर की जो या ईमेल बॉडी है वो सही है कि नहीं, उसके अंदर आपने सही कंपनी का नाम लिया है, आपने सही उसके क्या कहते हैं पोजीशन का नाम लिया है, हर चीज उसमें जो रेफरेंस है वो दिया है कि नहीं दिया हुआ। फिर आप देखेंगे कि जो आपके लिंक्स हैं क्या आर दे वर्किंग और नॉट। जो अगर आपने समझे अपने सिग्नेचर एक दफा बना दिया है, जस्ट मेक श्योर कि वो लिंक्स जो हैं वो क्लिकेबल हो, वो वर्किंग हो। और फाइनली क्या है आपकी अटैचमेंट, अगर आपने कोई चीज अटैच की है वो हो गई है कि नहीं, ये चीजें चेक करके ओनली देन हिट सेंड। अगर आपने ये सब चीजें चेक नहीं की हुई और सेंड कर दी और इसमें कोई भी चीज मिसिंग होती है तो क्या होगा, इट रिफ्लेक्ट्स पोरली ऑन यू एज अ कैंडिडेट, वो आपके खिलाफ जाती है चीज। तो जस्ट मेक श्योर यू गाइस आर डूइंग दैट। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटेड टू द कवर लेटर्स का पर्सपेक्टिव। फॉर एवरी कंपनी जो मैं बात करूं, वही रिमाइंडर ये कि फॉर एवरी कंपनी यू नीड अ न्यू कवर लेटर एंड अ ट्वीक रिज्यूमे। रिज्यूमे को थोड़ा बहुत ट्वीक करना पड़ता है, स्किल्स में चीजें ऐड करनी होती है, रिमूव करनी होती हैं, या वो होता है कि यू जस्ट मेक श्योर कि यू कवर ऑल योर बेसिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कि जहाँ पे जॉब हंटिंग होती है। तो जो पहली प्लेटफॉर्म है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है rosie.pk। मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी फेमिलियर विद इट। ये पाकिस्तान का होम ग्रोन जॉब हंटिंग का प्लेटफॉर्म है। इसकी ये बात है कि रोजी के ऊपर ज्यादातर जो जॉब्स आती है वो आती हैं ब्लू कॉलर टाइप की जॉब्स, एंट्री लेवल, जूनियर लेवल, ये इस तरह की पोजीशंस होती हैं। रोजी के ऊपर आपको हाई लेवल CFO और उसकी इक्का दुक्का जॉब नजर आ जाती है, बट मोस्ट प्रोफेशनल्स डोंट रियली यूज दैट। मोस्ट प्रोफेशनल्स यूज इंडीड, लिंक्डइन एंड अदर काइंड्स ऑफ वेज ऑफ अप्लाइंग। रोजी के ऊपर क्या होता है, बस उनकी एक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है कि जी हमने ऑनलाइन ऐड दिया है। इस पे ये कि स्टार्टअप्स के लिए जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्ट करें
उनके लिए ये फायदा है कि आप जैसे ढूंढ सकते हैं जॉब्स। अब से फॉर एग्जांपल यू आर लुकिंग फॉर आईटी रिलेटेड जॉब, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, ये जो भी है, तो आप इस पर क्लिक कर दें तो आपको नजर आ जाएगा इसके ऊपर कितनी जॉब्स अभी अवेलेबल है। तो जस्ट फॉर आईटी अलोन, के पूरा आईटी का जो सेक्टर है उसके अंदर इनके पास कोई कुछ इन्होंने लिखा था ना 1000 जॉब्स थी अवेलेबल। मगर आप ये देखिए कि ब्रेकडाउन कैसे है। ग्राफिक डिजाइनर की 17 जॉब्स हैं, सीनियर पीएचपी डेवलपर की 14 जॉब्स हैं, फुल स्टैक डेवलपर की 13, पीएचपी डेवलपर 13। तो ये इस तरह से इन्होंने ब्रेकडाउन किया हुआ है जॉब्स का कि जो अवेलेबल हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, उस तरह से भी आप फिल्टर करके सर्च कर सकते हैं। फ्रेश, लेस देन 1 ईयर, यू गॉट दीज वेज ऑफ सर्चिंग फॉर जॉब्स फॉर डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है। एथिकल हैकर या आपको इंटरनेशनल जॉब्स और उनके लिए इन्होंने रिकमेंडेशन दी हुई है। तो क्या है, rosie.pk इज अ बेसिक वेबसाइट पाकिस्तानी जॉब्स और उनके लिए कि अगर आप ढूंढ रहे हैं तो यू कैन फाइंड इंटरेस्टिंग जॉब्स। और वैसे जो है कुछ एक मिनट रुकें, लेट्स गो बैक फॉर अ सेकंड, देखते हैं इस पे कितनी इन्होंने जॉब्स लिखी हैं अवेलेबल हैं अभी इस वक्त। 1244 जॉब्स हैं जो रोजी के ऊपर आईटी रिलेटेड है। तो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सब मिक्स हुआ हुआ है। तो दिस इज वन प्लेटफॉर्म दैट्स अवेलेबल। इसके अंदर यू कैन क्रिएट योर ओन क्या कहते हैं ऑनलाइन प्रोफाइल। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी रिज्यूमे में से चीजें उठा के इसके अंदर ऐड कर देते हैं अपनी ऑनलाइन क्या कहते हैं आप एक मिनट रुकें। तो ऑलरेडी हैव दिस, इफ यू ऑलरेडी बिल्ट अ प्रोफाइल ऑनलाइन, लेट्स सी, पता नहीं मेरा इससे सिंक हुआ है कि नहीं। वो व्हाट हैपेंस इज के इफ यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट ऑन rosie.pk, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली क्लिक अप्लाई और आपकी जॉब जो है यू कैन अप्लाई डायरेक्टली फॉर जॉब्स। तो ये होता है कि आपकी आईडी बनी हुई है, आपकी रीसेंट जॉब्स और जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, इट शोज यू वेयर यू हैव अप्लाइड, स्टफ यू हैव डन। तो ये जो है दिस इज ऑनलाइन अवेलेबल लाइक उस तरह से। तो यू कैन गो ऑनलाइन एंड स्टार्ट लुकिंग एंड हंटिंग फॉर जॉब्स ऑन rosie.pk, ठीक है। आपकी मोस्ट रीसेंट पोजीशन, आई हैव नॉट यूज्ड दिस फॉर अ व्हाइल, तो ये मेरी 2-3 जो पुरानी जॉब दिखा रहा है। तो रोजी इज वन प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन जॉब हंट, ठीक है। इसके ऊपर आपको एज आई मेंशन्ड यू कैन सर्च स्पेसिफिकली फॉर जॉब्स एंड से फॉर एग्जांपल यू आर लुकिंग फॉर अ पीएचपी रिलेटेड, सॉरी, अगर आप कोई पीएचपी से रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको वो मिल जाएंगी इसके अंदर कि कितनी जॉब्स आई हुई है मार्केट में, क्या रेट चल रहा है उनका, क्या सैलरी है, स्टफ लाइक दैट। तो यू फाइंड दीज हियर सैलरी के साथ और उसके साथ, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि किस जगह अप्लाई करना है कि नहीं, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म मैं बता रहा हूँ इनके ऊपर जाके आप अपनी ऑनलाइन आईडी बना के एंड यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ प्रोफाइल देयर सो दैट यू कैन इजीली अप्लाई फॉर जॉब्स। तो यू कैन कंसिडर दैट एज एन ऑप्शन एज वेल। नाउ द सेकंड पोजीशन, द पोर्टल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज इंडीड। ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, इसका दुनिया भर में कंट्रीज में प्रेजेंस है, यूएस में है, पाकिस्तान में है, मल्टीपल कंट्रीज के अंदर है। दिस वन इज अ बिट मोर एक्सटेंसिव। इसके अंदर जो जॉब्स आती हैं वो नॉर्मली बेहतर स्टैंडर्ड की होती हैं, लाइक सीनियर पोजीशंस हो गई, अच्छी कंपनीज के साथ हो गई। तो इसमें ये होता है कि व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर पोजीशंस इन क्या कहते हैं ऑन इंडीड, यू कैन डू द सेम थिंग बाय क्रिएटिंग योर ऑनलाइन अकाउंट, सबमिट योर सीवी, क्रिएट योर ओन ऑनलाइन प्रोफाइल एंड इट इज गोइंग टू शो यू जॉब्स। अब इसके ऊपर क्या है, 265 जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप सिर्फ डेवलपर की जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो 800 जॉब्स इसके ऊपर अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, सॉरी कराची के अंदर। अगर हम पाकिस्तान देखते हैं उसके ऊपर जो है वी हैड कितनी थी रोजी पे आई थिंक इट वाज 1200 और समथिंग जॉब्स। वेट अ मिनट, हाँ 1200 जॉब्स रोजी के ऊपर थी आईटी रिलेटेड जैसे उसमें। और इसके ऊपर जो है आपके पास 3000 जॉब्स अवेलेबल हैं इसके ऊपर, इंडीड के ऊपर। तो देयर इज मोर जॉब्स अवेलेबल, बेटर कंपनीज के साथ आपको जॉब का चांस मिलता है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, आप वहां पे ढूंढ सकते हैं। और ये सारे पावर बीआई डेवलपर, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ इज, दिस काइंड ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल फॉर यू गाइस व्हिच यू कैन कंसिडर, ठीक है। तो इंडीड के ऊपर भी द सेम रूल्स अप्लाई। आई प्रेफर इंडीड एज कम्पेयर टू rosie.pk क्योंकि इसके ऊपर जो जॉब की नेचर है, जो रिस्पॉन्स रेट है वो बेहतर है कम्पेयर टू rosie.pk। इस तरह की और भी वेबसाइट्स है, मुस्तकबिल है और दूसरी हैं, बट वो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आप उन पे जाते हैं अच्छी कंपनीज पे उसमें अप्लाई करने के लिए, तो आई वुड रिकमेंड यूजिंग दीज चैनल्स। नाउ माय फेवरेट प्लेटफॉर्म जो है जॉब हंटिंग के लिए एंड फॉर एवरीथिंग एल्स वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन के ऊपर 2 तरीके से आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं।
तो पहला तरीका क्या होता है, say for example you log on to LinkedIn. So the first way you can search for a job is you just click on jobs and then you search कि भाई मुझे जॉब चाहिए पाकिस्तान के अंदर डेवलपर की, तो इसके अंदर कितनी जॉब्स अवेलेबल है. यू हैव गॉट 299 डेवलपर जॉब्स इन पाकिस्तान. इसका फायदा ये होता है लिंक्डइन के ऊपर जो जॉब्स आती हैं उनकी गारंटीड आईबॉल्स होती हैं, कोई देखता है आपकी रिज्यूमे. उसमें सेकंड चीज जो मुझे अच्छी लगती है वो ये होता है कि इसमें स्किल्स मैचिंग का एक कॉन्सेप्ट है. तो स्किल्स मैचिंग का मतलब ये होता है कि आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल बना हुआ है ये उसमें से देख के बता देता है आप उस पोजीशन के लिए कितने वायबल कैंडिडेट है. आपका चांस बनता भी है वहां अप्लाई करने का नहीं. अब जैसे ये तो टेक की जॉब है तो इसमें मुझे दिखा रहा है 2 out of 10 स्किल्स, क्योंकि मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है. इसने अलमना मुझे बता दिया कि इस कंपनी में मेरे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कितने लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो मैं उनको रीच आउट कर सकता हूँ कि मैं बता सकता हूँ कि जी मैं BPF गेट का स्टूडेंट हूँ, मेरी मदद करें, मुझे बता दें कि कौन HR में है जिससे मैं राब्ता कर सकता हूँ. अगर मैं अपने जॉब से रिलेटेड देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केटिंग की कोई जॉब ढूंढता हूँ इन पाकिस्तान, अभी शान फूड्स है, ये इसमें मुझे पता चल गया जी मेरे 9 कनेक्शंस हैं, 10 अलमनाए हैं, मतलब 9 पीपल आई नो वर्क इन शान. सिमिलरली कितने एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है, पोजीशन का क्या है, मिड से सीनियर लेवल है, क्या ये सारा उसका बैकग्राउंड है, तो आई कैन बिल्ड माई रिज्यूमे अकॉर्डिंगली. तो ये चीज होती है 3 out of 8 मैचिंग स्किल्स फॉर दिस काइंड ऑफ पोजीशन जो सेल्स ओरिएंटेड है. तो आई डोंट रियली डू सेल्स, तो इट्स नॉट रियली माई कप ऑफ टी, बट 4 out of 5 मैचिंग स्किल्स इस जगह के लिए. CEO का कांटेक्ट मिल गया है कि जी अगर मुझे इस कंपनी में अप्लाई करना हो तो मैं डायरेक्टली CEO को ईमेल भी भेज सकता हूँ बाय मेकिंग अ कनेक्शन विद द गाय एंड देन कॉन्टैक्टिंग देम कि देखें मुझे इस पोजीशन के लिए कंसिडर आप करें. तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपके पास एक ऑप्शन होता है फॉर अप्लाइंग. ठीक है, तो इंटरेस्टिंग, चलें खैर. तो ये पहला तरीका है. तो लिंक्डइन के ऊपर इफ यू वांट टू सर्च फॉर अ जॉब you can search from it, you can search based on the date कब पोस्ट हुआ है जॉब, क्या एक्सपीरियंस लेवल है, आप किस लेवल के ऊपर अप्लाई करें. इफ यू आर एन एंट्री लेवल स्टूडेंट आप उस पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं. यू कैन सिलेक्ट बाय कंपनीज, कौन सी कंपनीज है जो सबसे ज्यादा हायरिंग कर रही हैं. यू कैन सिलेक्ट बाय जॉब टाइप, यू कैन सिलेक्ट वेदर यू वांट इट रिमोट और नॉट. और लिंक्डइन फीचर के ऊपर ये होता है, इजी अप्लाई के ऊपर होता है कि आप 3-4 क्लिक करके यू कैन अप्लाई फॉर दैट पोजीशन डायरेक्टली. तो ये एक फायदा होता है. तो दिस इज वन वे of applying on LinkedIn, but this is not the only way. एक और तरीका भी होता है LinkedIn पे अप्लाई करने का, जो कि होता है कि you search by post, कि आप जो है देखते हैं कि किसी ने जॉब्स पोस्ट तो नहीं की है. Now say for example I want to apply for as a brand manager, तो मैंने क्या किया, ऊपर जाके ब्रांड मैनेजर सर्च किया. तो एक चीज तो ये होती है कि आप इसमें ढूंढ सकते हैं कंपनीज में कौन ब्रांड मैनेजर्स एम्प्लॉयड हैं, उनसे अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है. अगर किसी कंपनी में अगर मैं कॉन्टेंट सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन आता है कि if anybody is hiring for a brand manager, we are looking to connect with the following. ये तो चले बहुत ही ओपन एंडेड मैंने दिया हुआ है. Say for example, brand manager job. तो when I look for content then, तो I may be able to find head of key accounts. ये एक पोजीशन खुली हुई है दुनिया में जो भी है, ये जो है यहाँ पे मुंबई में कोई खुली हुई है, blah blah. तो you can find jobs based on this as well. So if I go to say for example developer जॉब, तो मेरे पास जो है जितने ऑनलाइन पोस्ट हुए हैं वो आ जाएंगे कि जी रेप्यूटेड ई-कॉमर्स कंपनी इज लुकिंग फॉर दीज पोजीशंस. So then I can apply for this for whatever position is open and which I am going to match for. So that is the second way that I can actually reach out and apply for positions. ठीक है, on LinkedIn. तो ये दोनों तीनों तरीके मेरे पास अवेलेबल हैं. I can go online, build a profile, I can do that kind of stuff to connect with these things. सही है. तो ये तरीके थे जॉब हंटिंग के. Say for example, अब आता है the fun part where say for example आपकी रिज्यूमे क्लियर हो जाती है, they want to talk to you now. Now we get to the interviews. Now with interviews it's a different story. इंटरव्यू के अंदर आपको ये याद रखना है, फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है, जो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. यू वांट टू मेक श्योर कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो मेमोरेबल हो. अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो जिनसे बात करके आपके जाने के 1 घंटे बाद वो आपको भूल जाएं, so that means you're not going to be considered for that position. So you want to be the person who is memorable. उनको याद रहना चाहिए यार ये कौन कैंडिडेट था जो आया था, I'm interested in his story, I want to talk more with this person, I want them to be a part of my team. These are the kind of emotions जो आपको उनके अंदर elicit करने होंगे. You have to get these people to consider you as a viable candidate. ठीक है. तो
व्हाट काइंड ऑफ, पहला तो ये कि आप कपड़े क्या पहने, व्हाट काइंड ऑफ इंप्रेशन डू यू हैव टू गिव। ओवर ड्रेस और अंडर ड्रेस करने में दोनों में प्रॉब्लम होता है। अगर आप समझें कराची की सड़ी गर्मी में आप सूट पहन के पहुंच गए इंटरव्यू देने के लिए, सही है, वो ये देखेंगे, कहेंगे यार ये अजीबी सा कोई बंदा पसीने में तर बैठा हुआ है, सूट पहन के आ गया है, टाई टाइट है। से फॉर एग्जाम्पल जैसे आई एम ऑन अ बिट ऑन द हैवियर साइड, मैं थोड़ा चबी सा हूँ, तो अगर मैं शर्ट मैंने पहनी हुई है, गला मेरा चोक हो रहा है, जो भी है, इफ दैट इज द वे आई शो अप फॉर एन इंटरव्यू, तो आई विल नॉट बी गिवन मार्क्स सिंपली बिकॉज कि वो मेरी शक्ल ही देख के उनकी हड्डियाई की कहेंगे यार ये कौन अजीब सा आदमी है, इसका हुलिया सही नहीं है, वो नहीं है, तो दैट विल वर्क अगेंस्ट यू। तो मेक श्योर कि व्हेन यू स्टार्ट आउट जो आपका पहला इंप्रेशन बन रहा है, आप साफ सुथरे कपड़े पहन के जाएं। आप जो है अगर आपको समझे इंटरव्यू देने जाना है और आपके पास ऑप्शन है, टेक अ करीम और उबर, जहाँ पे चलो एयर कंडीशन गाड़ी के अंदर बैठ के आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, ताकि आपका हुलिया खराब ना हो। बस पे चढ़ के आप चले गए और आपकी हालत खराब हो गई वहां इंटरव्यू में पहुंचे हुए, तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दैट। आप मालूम कर ले जगह कौन सी है जहाँ इंटरव्यू हो रहा है, आप उनसे पूछ लीजिए किस फ्लोर पे है, किससे बात करूं, क्योंकि क्या होता है आप वहां पहुंच जाते हैं इंटरव्यू देने और आपको पता ही नहीं होता यार बात कहाँ करनी है, किसके पास जाना है। अमूमन ऑफिस में क्या होता है मल्टीपल फ्लोर होते हैं, कोई कंपनी है उसकी 3 मंजिला बिल्डिंग है, 4 मंजिला बिल्डिंग है, अब आप अंदर घूम रहे हैं कि यार मुझे इंटरव्यू देना है, किससे बात करूं, तो बेस्ट होता है आप पहले ही पूछ लें कि जी मैं कहाँ जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस कराऊं। तो आपको ईमेल में वो बता देंगे कि जी आप सेक्रेटरी के पास जाके बता दीजिएगा कि आपको सलमान साहब से मिलना है, तो वो क्या करेगी, सेक्रेटरी को पता होगा कि जी आपको कहाँ बिठाना है, कब भिजवाना है, किसके पास भिजवाना है, ठीक है। तो फर्स्ट इंप्रेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। कपड़े कौन से पहनने, अगेन सूट्स आर वेरी ओवर ड्रेस्ड अनलेस के मौसम ऐसा हो कि यू कैन जस्टिफाई वेयरिंग अ सूट, वरना क्या है टाई, फुल स्लीव शर्ट, ड्रेस पैंट्स, दैट्स गुड इनफ। शलवार कमीज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर इंटरव्यूज। सिमिलरली आपका जो है सूट या हाफ स्लीव या वो दे आर नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फर्स्ट जॉब। मेरी एडवाइस होती है कि बजाय इसके आप सूट पहन के जाएं, आप फुल स्लीव शर्ट पहने, स्लीव्स को जो है पूरा बटन डाउन रखें और टाई पहन लें। That should be more than enough for you guys at the moment to not create any kind of problem for yourself. दूसरी चीज क्या है, कलर्स कौन से होने चाहिए। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं मेक श्योर कि आप ज्यादा ब्राइट कलर ना पहने, रेड्स, ग्रीन्स, ब्लूज, मतलब वो डार्क या ब्राइट कलर्स नहीं होने चाहिए। ऑन द अदर हैंड यू कैन हैव लाइट ब्लू, यू कैन हैव लाइट पिंक, यू कैन हैव लाइट ग्रीन, व्हाइट, स्ट्राइप्स, ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल हैं। मेक श्योर योर टाई एंड योर शर्ट मैचेस, मतलब मैचेस से ये मतलब नहीं कि दोनों एक ही रंग के हो, मतलब उन दोनों का कॉन्ट्रास्ट हो या जो भी है कि वो कलर स्कीम समझ में आए। जी व्हाइट शर्ट के ऊपर आपने ब्लू टाई पहनी हुई है, परफेक्टली फाइन। आपने लाइट ब्लू शर्ट के ऊपर डार्क ब्लू टाई पहनी हुई है, परफेक्टली फाइन। लाइट ब्लू शर्ट के ऊपर लाइट ब्लू टाई पहनी हुई है, नॉट गोइंग टू कट इट, डू नॉट वेयर दैट, ठीक है। मेरी एडवाइस ये होती है कि कभी भी लाइट कलर की टाई ना पहने इंटरव्यू के अंदर। लोग क्या करते हैं स्काई ब्लू रंग की टाई पहन के पहुंच जाते हैं, या पिंक कलर की टाई पहन लेते हैं, येलो कलर की टाई पहन लेते हैं। दोज कलर्स नॉर्मली वर्क आउट अगेंस्ट यू। डार्क रेड, डार्क ब्लू, ब्लैक, ये कलर्स जो है नॉर्मली आर प्रेफरेबल, सही है। तो दैट इज अबाउट द फर्स्ट इंप्रेशन। लड़कियों के लिए सेम रूल अप्लाइज कि जो है कि यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर एक्सुडिंग अ प्रोफेशनल फ्रंट। लड़कियों के कपड़ों में अमूमन वो होता है, गुंजाइश होती है कि देर विलिंग लाइक यूर फाइन वेयरिंग शलवार कमीज या स्कार्व्स या जो भी आप पहन रहे हैं उसमें कोई इशू नहीं है। बस जस्ट मेक श्योर कि यू आर ज्यादा कोई शॉर्ट्स वो ना पहने, कुर्ता कुर्ती जो भी है, ये सब चीजों से बस परहेज करें। मेक श्योर यू डू नॉट come off as unprofessional. That's the only advice I'd give for women. कि just make sure कि you're looking professional, you're क्या कहते हैं ज्यादा ओवरली मेकअप ना करके जाएं, कम मेकअप करके ना जाएं। लड़कों के लिए भी ये शेव जो है बना के जाओ, मुंह हाथ धो के जाओ, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। जो होता है ना कि बस ये याद रखें आप शादी पे नहीं जा रहे। हम लोग क्या समझते हैं कि जी इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो शादी की तरह तैयार हो जाते हैं, सूट टाई कलोन हर चीज पहन के। दैट्स नॉट द सेम थिंग। तो जस्ट मेक श्योर कि you're not giving off the wrong impression. So make sure you've got a professional look. इसके लिए you can look online and you can see what other ideas are there. I'll just leave it at that. ठीक है। Now इंटरव्यू के अंदर होता क्या है, इंटरव्यू के अंदर अमूमन वो स्टार्ट ऑफ करते हैं कि अपने बारे में आप बताएं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। A lot of students make the mistake of talking about their university, their career, their experiences. आपसे वो इसलिए नहीं पूछ रहे ये सवाल। Tell me about yourself is a question where you can come off as a unique candidate. आप अपने बारे में बताते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चीजें हुई थी जिसकी वजह से आप उस कुर्सी में उनके सामने बैठे हुए हैं। तो यू टॉक अबाउट से फॉर एग्जांपल कि व्हाट योर फैमिली इज लाइक। आप बताते हैं जी माय डैड यूज्ड टू वर्क विद अ मल्टीनेशनल कंपनी,
हम लोगों को एक्सपोजर हमेशा ऐसा रहा है कि ऑलवेज डू बेटर, बी बेटर, फला जो भी है। फिर मैंने जो है यूनिवर्सिटी एक सेलेक्ट की, मैं वहां जाने लगा। आप उसमें अपनी थोड़ी बहुत वो भी बता सकते हैं, एनी स्ट्रगल्स दैट यू हैड, आप बता सकते हैं जी कि आई पेड फॉर माई ओन एजुकेशन, क्योंकि आई डिड नॉट वांट टू बी अ बर्डन ऑन माय फैमिली, कि जी मेरी बहनों की शादी होनी थी, फला था। तो मैं यंग एज से आई हैव बीन रिस्पांसिबल, आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, व्हाटएवर। आई स्टार्टेड माई ओन स्टार्टअप। मैं वाइल इन यूनिवर्सिटी मैंने एक किताब मरकज या कोई इस तरह की कंपनी खोल ली थी जहां पे मैं बुक्स बेचता था, सब करता था। तो क्या है, आप अपने बारे में बताएं। यू कैन टॉक अबाउट योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट। आप बता सकते हैं कि जी आपको एनिमेशन का शौक है, आप ड्राइंग्स करते हैं, आप क्रिएटिव हैं, आप अपने उसके बारे में बता सकते हैं। से फॉर एग्जांपल यू आर द कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम, या यू आर द कैप्टन ऑफ यू डू ट्यूशंस ऑन द साइड, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं। ये सारी चीजें आप उसमें बता सकते हैं। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ इज अ चांस फॉर यू टू टेल अ स्टोरी व्हिच इज यूनिक टू यू। आप अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं कि जी मैं 4 बहनों का इकलौता भाई हूँ, तो मेरे ऊपर हमेशा एक्सपेक्टेशन ज्यादा रही है पेरेंट्स की, एज द ओनली सन आई हैव टू राइज अप एंड बी समथिंग। लड़कियों के लिए क्या होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यू कैन टॉक अबाउट योर पैशंस, यू कैन टॉक अबाउट योर एजुकेशन। आप बता सकती हैं कि जी मैं अपनी फैमिली की पहली लड़की हूँ जिसने कंप्यूटर साइंस को एज अ करियर सोचा, नॉट जस्ट एज अ वे ऑफ जस्ट गेटिंग एजुकेशन। आई वांट टू ग्रो इन दिस इंडस्ट्री, मैं इसके अंदर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ग्रोथ करना चाहती हूँ, जो भी है। तो आप क्या करते हैं, यू टेल अबाउट योर सेल्फ, यू डू नॉट टॉक अबाउट कि आपकी एक्सपीरियंस क्या था, आप किस कंपनी के लिए आपने काम किया है, क्या आपका क्या कहते हैं कौन से कोर्सेज आपने लिए। दैट्स नॉट रियली रेलेवेंट टू यू राइट नाउ। सो व्हेन दे आस्क यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या मुझे अपने बारे में बताएं, तो आपको क्या बताना होता है, यू हैव टू टेल देम इंटरेस्टिंग थिंग्स। अगर आप लोग बैठ के सोचते हैं कि यार मेरे पास क्या 4 चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग है, और आपके पास नहीं बन पाती 4 चीजें, तो यू गाइस नीड टू रीइवैल्यूएट योर लाइफ। कोई चीज ढूंढो, कुछ करो, घर से बाहर निकलो और तोरल देखना बंद करो, डू समथिंग डिफरेंट, क्योंकि यू नीड टू हैव एटलीस्ट 4 थिंग्स व्हिच आर यूनिक या इंटरेस्टिंग अबाउट योरसेल्फ। जी आपने कोई स्टार्टअप किया था, आप कोई अपनी कम्युनिटी में, समझे आप मोहल्ला कमेटी आपने एक बना दी थी, कि आपको लीडरशिप का शौक था, आपने अपने मोहल्ले में लोगों को ऑर्गेनाइज करके एक मोहल्ला कमेटी बना दी, कि जो लड़के हैं जो वो सफाई का ख्याल रखते हैं, वो देखते हैं गली में कोई मोटरसाइकिल वाले तो नहीं आ रहे, या वैसे तो नहीं आ रहे स्ट्रेंजर्स, स्टफ लाइक दैट। फाइंड 4 थिंग्स दैट आर इंटरेस्टिंग अबाउट योरसेल्फ, सो दैट यू कैन, व्हेन दे आस्क यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मुझे अपने बारे में बताएं, आप उनको कोई 4 इंटरेस्टिंग चीजें बता सकें। आप कोई ऑनलाइन गेमर है, आपकी समझे यू वन अ कॉम्पिटिशन, यू कंपीटेड इन हैकाथॉन, कोई चीज तो हो, कोई चीज आपके पास ऐसी 4 होनी चाहिए जो कि इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। तो व्हेन दे आस्क यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ, दिस इज व्हाट यू आंसर विद। यू डू नॉट टेल देम अबाउट जी मेरा नाम बुरहान है, मैंने यहाँ से पढ़ा है, मैंने यहाँ से वो किया है, ये मेरे कोर्सेज थे, इस कंपनी के लिए मैंने अप्लाई किया है, जी शुक्रिया। दैट इज नॉट गोइंग टू कट इट। Talk about your struggles, talk about your background, talk about why you chose that company. You always wanted it to grow. आप ऐसी कंपनी ज्वाइन करना चाहते थे जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स उठाती थी, और आपकी कंपनी इज वन ऑफ दोस कंपनीज जिसका नाम बार बार आ रहा था सारे सब रेडिट के ऊपर, या सारे जो ग्रुप्स मैंने ज्वाइन किए उसके ऊपर आपकी कंपनी का नाम बार बार आ रहा था। या आप बता सकते हैं कि कोई उनका एम्प्लॉई था जो कि बड़ा ही कोई उसकी पर्सनैलिटी दबंग किस्म की थी, तो आपने कहा कि जी उनकी प्रोफाइल, उनकी वो देख के मैंने कहा यार मुझे इस कंपनी को ज्वाइन करना है। आई वांट टू बी वर्किंग इन अ कंपनी व्हिच हायर्स पीपल लाइक दिस, एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर नाउ। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट दे नॉर्मली आस्क यू, अपने बारे में मुझे बताएं। तो दैट इज हाउ यू आंसर दैट। द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट दे आस्क यू आर जॉब रिलेटेड और टास्क रिलेटेड। वो आपसे हो सकता है कोई मैकेनिज्म रिलेटेड, या कहें कि यार ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, या ये सॉफ्टवेयर का कोड है इसमें देखो क्या गलतियां हैं, ये जो भी हैं। तो ये तो टास्क रिलेटेड, आई रियली कैंट ऐड दैट मच। जो आपके टीचर्स हो वो आपको बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये कि जस्ट मेक श्योर कि जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करें यू आर फेमिलियर विद दोस टेक्नोलॉजीज एंड दोस कॉन्सेप्ट्स। अगर आपने समझे अप्लाई किया PHP के लिए एंड यू डोंट नो हाउ टू यूज इट, या यू आर नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट एट इट, तो आप फंस जाएंगे फौरन ही। तो जस्ट मेक श्योर कि जिन पोजीशंस के लिए आप अप्लाई करें उससे पहले 1 रात 2 रात पहले बैठ के रिविजन कर लें कि कौन से कॉन्सेप्ट है, कौन से टेक्नोलॉजीज हैं। हो सकता है वो बैठ के आपसे डेफिनेशन पूछें, मुझे ये बताओ ये फला फंक्शन क्या करता है, या ये बताओ कि ये जो चीज होती है ये क्या करती है। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो जस्ट मेक श्योर कि यू डू अ रिफ्रेशर कोर्स बिफोर यू गो फॉर अ टेक रिलेटेड पोजीशन, क्योंकि आपसे वो पूछ सकते हैं जॉब रिलेटेड और टास्क रिलेटेड। एक और चीज याद रखने वाली होती है, अगर वो टास्क रिलेटेड सवाल पूछते हैं तो वो आपका प्रोसेस देखना चाह रहे होते हैं। गूगल जो है वो इन्फेमस है क्योंकि उसके बड़े मुश्किल सवाल हुआ करते थे। वो कहते थे ये बताएं कराची के अंदर कितनी खिड़कियां हैं, तो अब आप कैसे जवाब देंगे। तो उनको पता है कि कोई इसके एक फिक्स जवाब नहीं है,
तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे अच्छा ठीक है, कराची के अंदर आपने मालूम पूछा मुझसे कितनी खिड़कियां हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से जाके देखूंगा कि जी कितना कराची का एरिया कच्ची आबादी है, कितना रेजिडेंशियल है, कितना कमर्शियल है। मैं कमर्शियल एरिया में जाके 4 बिल्डिंगों को देख के उनका एक एस्टिमेट निकालूंगा कि जी ऑन एवरेज ग्लास के स्ट्रक्चर में कितने शीशे इस्तेमाल हो रहे हैं और घरों में कितने इस्तेमाल हो रहे हैं पर स्क्वायर फीट। मैं उसके साथ बेस करके मैं एल्गोरिथम बनाऊंगा, एक फॉर्मूला बनाऊंगा कि कराची के अंदर एक्स नंबर ऑफ हाउसेज हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा जी इतनी खिड़कियों से, कमर्शियल बिल्डिंग्स इतनी है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इतनी खिड़कियों से, और फिर उसके बाद मैं कच्ची आबादियों को उसमें से माइनस कर दूंगा क्योंकि कच्ची आबादियों में अमूमन खिड़कियां नहीं होती, वहाँ ग्रिल और जालियां लगी होती हैं। तो आप क्या करेंगे, आप उनको मैकेनिज्म दिखाएंगे कि किस तरह से आपने जवाब दिया। या आप और टेक्निकल हो सकते हैं, आप ये कह सकते हैं आपने मुझसे पूछा कराची के अंदर खिड़कियां कितनी है, अब खिड़कियों के लिए आपने ये नहीं कहा कि ये बिल्डिंग पे लगी होनी चाहिए, तो आप ये कहेंगे कि जी मैं ये जाके देखूंगा कि कराची के अंदर इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कितनी खिड़कियां बनाने वाले हैं, कितनी खिड़कियां वो बना चुके हैं, कितनी वो उनका पास्ट डेटा, और उसके साथ मैं एक्सट्रापोलेट करूंगा और मैं देखूंगा कि जी कराची के अंदर घरों में कितनी खिड़कियां हैं और वेयर हाउसेज में और स्टोर रूम में कितनी खिड़कियां रखी हैं। तो दैट वुड शो कि यूर थिंकिंग थ्रू द प्रॉब्लम ऑन अ वेरी डिटेल्ड लेवल। तो हो सकता है आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं मिले, लेकिन आप उनको बता दें कि देखिए मैं इस तरह से जवाब निकालूंगा, मैं मेरा वर्किंग प्रोसेस ये है। तो दैट इज व्हाई व्हेन यू गेट अ टास्क रिलेटेड क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लें, उनसे कहें कि मुझे 2 मिनट दें, तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है ले लो 2 मिनट या 1 मिनट, और आप उसके अंदर सोच के कि यार मैं जवाब कैसे दूंगा, किस तरह से ये मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म देखना चाह रहे हैं कि यार आपने मसले का हल कैसे निकाला है, क्योंकि व्हेन दे हायर यू दे एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम। तो हर काम के लिए आप भाग के बॉस के पास ना जाए, सीनियर के पास ना जाए, सर बताएं अब क्या करूं। वो चाह रहे हैं आप वहीं बैठे बैठे अपनी डेस्क पे खुद ही मसला सॉल्व कर दें, गूगल पे देखो, इंटरनेट पे देखो, जहां से भी देखो, सोल्यूशन ला के उसको इम्प्लीमेंट कर दो। मेक श्योर कि यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ, दैट इज व्हाट दे वांट टू हायर यू फॉर। अच्छी कंपनीज का तो एटलीस्ट यही होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया जॉब रिलेटेड और टास्क रिलेटेड क्वेश्चंस। जो तीसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर ये फ्रेश स्टूडेंट्स से उनसे पूछा जा रहा होता है, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन, और फिर उसके आगे होता है व्हेन यू लेड अ टीम, व्हेन यू सॉल्व्ड अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, when you were stuck in trouble, या when you made a mistake and you had to own up to it। तो इसके अंदर एक मेथोडोलॉजी होती है जो कि कहलाती है स्टार, सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। जब भी आपसे पूछा जाए कि टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन, एंड देन उसके आगे होता है आपको एक कहानी सुनानी है। वैसे तो ये हर ही सवाल के साथ है, आपको एक कहानी सुनानी है। जस्ट मेक श्योर कि यू फॉलो दिस प्रोसेस। कि इसके अंदर क्या होता है, पहले आप सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं कि जी आप कब मसले में फंसे थे, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू वर स्टक इन ट्रबल। आप बताएंगे कि जी मैं नया नया मेरी इंटर्नशिप शुरू हुई थी, आई जॉइंड 3 अदर इंटर्न्स इन द, क्या कहते हैं, समझे आपने कहा कि मैं जियो में मेरी इंटर्नशिप थी, आई जॉइंड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वहां पे मेरा पहला हफ्ता चल रहा था और उन्होंने मुझे टास्क दे दिया कि कम अप विद एन आइडिया फॉर अ न्यू शो, और उन्होंने मुझे कह दिया जी ये डेमोग्राफिक है, अब आपको उसके बारे में करना है। तो अब आपने सिचुएशन बता दिया कि कहाँ कंपनी थी, क्या काम था, क्या आप कर रहे थे, तो यू एक्सप्लेन दोस थिंग्स। फिर आप बताते टास्क क्या था, आप बताएंगे कि जी मैंने ये इसको व्हेन आई जॉइन, फिर मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आई वेंट आउट, आई स्टार्टेड कंडक्टिंग इंटरव्यूज, आई वेंट ऑनलाइन एंड आई चेक्ड आउट सबरेडिट एंड उनके जो ग्रुप्स होते हैं ऑनलाइन के लोगों को किस तरह के शोज देखने, क्या करना है। तो आपका ये टास्क हो गया कि आपका क्या काम था, आपने किया क्या। फिर आता है एक्शन, फिर आपने एक्शन क्या लिया, जो आपने रिसर्च की, जो आपने होमवर्क किया, सब चीजें करके देन यू बेसिकली सेड कि ओके फाइन, मैंने फिर एक प्रेजेंटेशन बनाई, उसके अंदर मैंने डेटा पॉइंट्स और वो सारे इनकॉर्पोरेट किए, आई कंडक्टेड इंटरव्यूज, आई कंडक्टेड वो, तो मैंने उनकी रिकॉर्डिंग के स्निपेट्स और वो सब ऐड किए, एंड देन रिजल्ट क्या था, मैंने ये प्रेजेंटेशन अपने डिपार्टमेंट हेड और सीईओ को दी, सीईओ को बहुत अच्छी लगी, उन्होंने फिर क्या किया, उसके बाद जो शो इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था 3 मिनट न्यूज या समथिंग, जो है ना 30 सेकंड न्यूज या कुछ भी, ये जो है ये रिजल्ट था कि हमने जो है ये पूरा नया सेगमेंट बना के हमारा चैनल के ऊपर एयर हुआ और वो मेरा क्रिएशन था। आप रिजल्ट दिखाते हैं, आप बताते हैं मैंने एक एल्गोरिथम बनाया, मैंने एक कोड बनाया जो 20% उसने इफिशिएंट कर दिया सिस्टम को, मैंने एक ऐसा डेटाबेस बनाया जिसके अंदर सारा डेटा पॉइंट कैप्चर होना शुरू हो गया। तो आप क्या करेंगे, सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट, इस तरह से एक स्टोरी बना के उनको सुनाएंगे। और हमेशा याद रखें मल्टीपल चीजें सोच के जाएं। अगर आप सोच रहे हैं कि यार कब मैं मसले में फंसा, एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स याद रखें, क्योंकि आपको पता नहीं होता कब खड़ूस कोई इंटरव्यूअर मिल जाए जो आपसे कहे अच्छा ठीक है ये तो सही है, मुझे दूसरा सुनाओ। क्यों? क्योंकि वो देखना चाह रहे हैं कि यार आप तैयार हैं कि नहीं, कैन यू कम अप विद योर ओन आइडियाज ऑन द स्पॉट और नॉट। सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव मल्टीपल
सिचुएशंस या स्टोरीज टू टेल जो आपने काम किए हुए। तो आप अपने यूनिवर्सिटी के टाइम के प्रोजेक्ट्स हो गए, जो आपके इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस हो गया, समझे आपने कोई अपनी फ्रीलांसिंग या उसकी जॉब की, उसके अंदर से कहानियां सोच सोच के कहानियां रखें। और उसमें किस तरह के सवालात होते हैं, लीडरशिप रिलेटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड, थिंकिंग ऑन योर फीट, व्हाट डू यू कॉल इट, स्टफ लाइक दैट बेसिकली, कि आप उसको देख सकते हैं ऑनलाइन भी। अमूमन इस तरह के सवाल होते हैं। फिर एक सवाल ये होता है कि आपकी सैलरी के ऊपर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इधर ओवर एस्टिमेट देयर सैलरी या अंडर एस्टिमेट देयर सैलरी। अंडर एस्टिमेट क्या होता है, यार जॉब चाहिए, जो भी दे दोगे मैं ले लूंगा, 12,000 दे रहे हैं, हाँ ठीक है सर मैं आ जाऊंगा कल से। ये याद रखें, दिस इज पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ही ज्यादा है, दुनिया भर में भी होता है। जो आपकी सैलरी होती है उसी को देख के आपकी फ्यूचर सैलरी डिसाइड होती है। समझे आपने 1 साल एक कंपनी के लिए काम किया, वो आपको दे रहे थे 40,000, आप जब नई कंपनी के लिए अप्लाई करेंगे वो आपको 80,000 नहीं देंगे, चाहे उनके पास गुंजाइश हो देने की कि नहीं। वो आपसे कहेंगे अपनी पिछले जॉब की सैलरी लेके आओ। आप जब सैलरी सबमिट कराएंगे वो कहेंगे अच्छा ठीक है हम आपको 55 देने के लिए तैयार हैं या 60 दे देंगे। 50% से ज्यादा कोई नहीं दे रहा होता, सही है। तो क्या होता है, अमूमन 10-20% के रेंज के अंदर वो इंक्रीमेंट दे देते हैं। 40 उठा रहे हो तो आपको 50 की ऑफर दे देंगे। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि जो सैलरी आप पहले एक्सेप्ट करेंगे उतना ही टाइम लगेगा आपको अपनी सैलरी बढ़ाने में। तो मेक श्योर कि व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर योर फर्स्ट जॉब, आप और ये भी नहीं कर सकते कि समझे आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप सिर्फ पैसों की नीयत से आप जॉब ही ना उठाएं। जस्ट मेक श्योर कि यू नो हाउ टू बैलेंस इट, कि अगर आपके पास 2 या 3 ऑफर्स हैं तो आप मेक श्योर करें कि जी जिस कंपनी को ज्वाइन करें वहां पे इंक्रीमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है वहां पे। क्योंकि क्या होता है, आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, 3 साल तक आप उसके लिए काम करते हैं, सैलरी आपकी वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे होते हैं कि जी आपकी, अगर आई यूज्ड टू वर्क विद हबीब यूनिवर्सिटी, वहां पे 12% वो सैलरी इंक्रीज देते थे। 12% के मतलब ये समझे, आप बहुत खुशकिस्मत है, आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, तो अगर आपकी इंक्रीमेंट लगती थी तो आपको कहीं ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 1,10,000 रुपए की आपका वो सैलरी होती थी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप वो जॉब छोड़ देते और नई कंपनी में अप्लाई करते तो हो सकता है आप 1,20 पे, 1,30 पे, 1,40 तक पे चले जाते। तो जस्ट मेक श्योर कि व्हेनेवर यू गाइस नेगोशिएट सैलरी, सही है, तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर सैलरी एंड योर एक्सपेक्टेशंस, तो यू आर डूइंग योर होमवर्क, आप रिसर्च करके जाएं, अपने अलमनाई से मालूम करें यार इस कंपनी में क्या सैलरी चल रही है, स्टार्टिंग उसमें सैलरी क्या देते हैं, ताकि जब वो आपसे पूछें कि यार तुम्हारी रेंज क्या है सैलरी की, कितने पैसे तुम लोग मांगो, तुम्हारी मतलब जो इंटरव्यू हो गया उन्होंने कहा एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, तो आप उनको एक नंबर बता सके जो रियलिस्टिक हो। आप कहें कि जी आपकी कंपनी अंदाजन इतने तक की सैलरी देती है बेस्ड ऑन द मार्केट रेप्यूटेशन, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि क्योंकि मेरी स्किल सेट बिल्कुल वही है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, आप 8 घंटे मांग रहे हैं, मैं 10 देने को तैयार हूँ। मैं कह अगर वो समझे कंपनी कहती कि जी उनका अपर लिमिट है कि स्टार्टिंग सैलरी वो देते हैं 40,000, तो आप कहें कि जी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 30 से 40,000 की सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना काम करूंगा कि आपको उससे ज्यादा वैल्यू रिटर्न होगा, वरना देयर इज नो अदर रीजन दे विल हायर यू। तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा व्हाई आर यू आस्किंग दैट सैलरी, और आप उनको बता दीजिए मार्केट में आपकी ये रेप्यूटेशन है, आप इस तरह के लोगों को हायर करते हैं, मैं इस पोजीशन के लिए बेस्ट कैंडिडेट हूँ, मुझे सारी कोडिंग आती है, सब आता है, आई वाज द बेस्ट इन माय क्लास, तो मुझे आप 35,000 जो है मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी है। वो कहेंगे आप बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, फला मांग रहे हैं, आप बता दें देखें मार्केट में आपकी रेप्यूटेशन है, आप इतनी सैलरी देते आए और आपकी पोजीशन और उसमें इतना आवर्स और इतना डिमांडेड है, तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, और मैं आप कहेंगे मैं एज सून एज पॉसिबल आपको ज्वाइन भी कर लूंगा, तो आपका टाइम नहीं जाया हो। तो यू मेंशन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर यू डन योर रिसर्च, टॉक टू योर अलमनाई, टॉक टू योर टीचर्स, टॉक टू इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स कि यार अभी रेट क्या चल रहा है, कितनी ये कंपनी देती है, उस कंपनी की रेप्यूटेशन क्या है मार्केट में, ताकि आप फिर उसकी सैलरी मांग सकें। लेकिन अगेन पैसों की बेसिस के ऊपर अच्छी जॉब को मत खोएं। अगर एक कंपनी है जहां पे आपको पता है कि उसकी रेप्यूटेशन बहुत है और वो पैसे कम दे रही है, आप तब भी कंसिडर कर लें, क्योंकि ये होगा कि आप फिर वहां एक साल रहें और फिर स्विच कर जाएं, क्योंकि उस कंपनी की रेप्यूटेशन अच्छी, जब आप नई जगह अप्लाई करेंगे तो वो ये देखेंगे अच्छा यार ये 10 Pearls का एम्प्लॉय है, अच्छा ये सिस्टम्स का है या किसी और कंपनी का है, तो क्या होगा आपको उस कंपनी का स्टैंप लग जाएगा, छाप लग जाएगी कि यार ये बंदा उस कंपनी के लिए काम कर चुका है, तो आपकी रेप्यूटेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप फिर कहीं अगली जगह अप्लाई करते हैं वहां जाके आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि आपको क्यों वो कंसिडर करें, ठीक है। तो दिस इज जस्ट डिस्कशन ऑन वेज दैट यू कैन कंसिडर अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड एवरीथिंग। ये लिंक सारे मैं शेयर कर दूंगा उसके ऊपर गूगल क्लासरूम पे,
all these points that I've written down, they will be there available as well. So just make sure you guys watch this video. The reason being exam के अंदर ये included है. So you may be asked to make a resume. You may be asked to make a cover letter. या आपसे हो सकता है 2-3 इंटरव्यू के सवाल पूछ लिए जाएं. तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ एग्जाम में related to job hunting. ठीक है? So just make sure कि you guys cover this as well. ठीक है? तो just watch all the videos for the examination and we will end the session here. If there's any question, so you can contact me on WhatsApp. वो जो option it always stands. सही है? तो WhatsApp के ऊपर आप मैसेज करके you can find out anything specific to jobs or career related, and I'd be happy to help and work with you guys. ठीक है? चलें. अल्लाह हाफ़िज़.